हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएंगे अपन लोगों की टेंशन बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, उनको रिवाइज भी करना है, उन्हें एक साथ लेके चलना है और एग्ज़ाम में अप्लाई भी एक साथ ही करना है। क्योंकि अब इंडिविजुअल टेस्ट नहीं होने वाले, पूरे सिलेबस का एक टेस्ट होने वाला है, राइट। तो उसी के लिए आप लोगों की प्रिपरेशन और आसान बनाने के लिए, आप लोगों का रिवीजन आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रिलेटरल्स इन वन शॉट। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, कहीं बातें इसके साथ एसोसिएटेड होती है, बहुत सारी बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें नहीं पता होती है। और जब एग्जाम्स आते हैं तो उसे एक साथ लिखना, नोट्स बनाना, उसी में इतना टाइम चला जाता है कि उसे पढ़ने का फिर टाइम ही नहीं मिलता है, फिर उन्हें मेमोराइज भी करना पड़ता है, राइट। तो मैं आलोक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्वाड्रिलेटरल्स। एक शॉट के अंदर, एक लेक्चर के अंदर जितने भी बेसिक्स है वो सारे हम इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं, राइट। तो बिल्कुल आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको हर चीज नोट करनी है, प्रॉपर नोट्स के साथ, फिगर्स के साथ हम सब कुछ देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन से लेके क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरीके के होते हैं। आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और कैसे आप मेमोराइज करोगे, कौन सा क्वाड्रिलेटरल किसका एक पार्ट होता है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल अपने आप में दूसरों से अलग होता है और क्या प्रॉपर्टीज हैं जो उनमें सिमिलैरिटी क्रिएट करती है। हम सारी बातें करेंगे। मैं मेमोराइज करने के लिए आपको एक ट्रिक भी देने वाला हूँ, राइट। तो चलिए अपन आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। तो सबसे पहला ही सवाल होता है सर कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। भाई क्वाड्रिलेटरल चार साइड का एक फिगर है, लेकिन चार साइड बोलना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों क्वाड्रिलेटरल अपने आप में एक पॉलीगन होता है। तो हमें पहले ये समझना जरूरी है कि पॉलीगन होता क्या है, हम कब किस फिगर को पॉलीगन कहेंगे, कब उसे पॉलीगन नहीं कहेंगे, और क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन्स की लिस्ट में एक्चुअली फिट कहाँ पर होता है। क्या क्वाड्रिलेटरल जैसे और भी पॉलीगन होते हैं? अगर होते हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी अपन देखेंगे। तो लेट अस सी। द टर्म पॉली मीन्स मैनी एंड द टर्म गॉन मीन्स साइड। यानी कि पॉलीगन का मतलब होता है एक ऐसा फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। देखिए, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, एक उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग एन नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, है कि नहीं है। तो पॉलीगन जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं। ऐसे आप केमिस्ट्री में आगे जाके पढ़ोगे पॉलीमर्स, है कि नहीं है। तो पॉली का मतलब ही क्या होता है अपने आप में? मैनी। अब गॉन का मतलब आपने बोला साइड्स। तो सर पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर। तो सबसे पहली चीज जो अपने को समझनी है ना बच्चों, वो क्या है? दैट पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ मैनी साइड्स। अब यहाँ पर ये भी बड़ा एम्बिगुअस सा एक वर्ड है मैनी। मैनी का मतलब क्या? कितनी साइड्स। मैंने कहा कितनी भी हो सकती है, पर दिमाग लगाओ कि क्लोज्ड बोल रहा हूं तो कम से कम उतनी साइड्स तो आपको लेनी पड़ेगी जिसमें आपका फिगर क्लोज हो जाए। इट शुड नॉट बी ओपन, ठीक है। अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स इज कॉल्ड अ एनगन। आपने बोला कि सर पॉली बोलो या एनगन बोलो एक ही बात है, कि सर नाम नहीं होता क्या? मैंने कहा एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइड्स के बाद हम पॉलीगन को नेमिंग करना बंद कर देते हैं। अगर मैं ढंग से बताऊं तो ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलीगन ही तो हैं। सर क्यों? मैंने कहा क्या सारे के सारे क्लोज्ड फिगर नहीं है? आपने देखा कि हाँ लगभग सारे क्लोज लग रहे हैं। मैंने कहा क्या सब में बहुत सारी साइड्स नहीं है? काउंट करें। जैसे ये पहला जो ट्राइंगल है, राइट, इसमें 3 साइड्स हैं, दूसरा भी ट्राइंगल है। इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि 4 साइड्स हैं। इस वाले फिगर में देखो, ये भी तो एक पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड्स है? 5 है। तुमने कहा सर सुबह सुबह क्या दिक्कत होगी, 5 दिख रही है। मैंने कहा 5 ही है बच्चों। देखो, अगर आपको मैं ढंग से दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ये एक साइड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ये देखो यहाँ से कट लगा हुआ है, दिस इज 5th साइड, है कि नहीं है। आप ढंग से देखना, इसका जो कॉर्नर है वो कॉर्नर कट है कि नहीं है। तो ये 5 साइड्स हैं, है कि नहीं है। आप देखें 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी ये लाइन टेढ़ी है, तो 6 साइड्स हैं। तो आपने कहा सर ये सब पॉलीगन्स हैं। मैंने कहा बिल्कुल सबके सब पॉलीगन्स हैं, क्योंकि सब में कुछ नंबर ऑफ साइड्स हैं और सबके सब क्लोज्ड फिगर्स हैं, है ना। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो आप बताओ, एक पॉलीगन को बनाने के लिए सबसे पहला क्या होना जरूरी है? सर उसका क्लोज्ड होना जरूरी है। अब तुम दिमाग लगाओ, क्या ये क्लोज्ड है? आपने बोला कि सर क्या ये क्लोज्ड है? मैंने कहा नहीं सर, ये तो स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा अच्छा एक साइड और दे देता हूँ, क्या अब ये क्लोज हो गया? तुमने बोला ना सर, अब तो ये एंगल बन गया। तो एंगल का सिंबल है,
तो आप दिमाग लगाइए कि किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए मिनिमम 3 साइड्स तो चाहिए, है कि नहीं है? तो वही 3 साइड्स आपकी क्या हो गई बच्चों? वही आपकी जो 3 साइड्स निकल के आएंगी दैट विल बी दिस। तो 3 साइड से बनने वाला क्लोज फिगर क्या कहलाएगा? ट्राइंगल। तो आपको ये समझ में आ चुका है सर कि हमें सबसे छोटा जो पॉलीगन मिलेगा, सबसे छोटा जो पॉलीगन पॉसिबल है वो क्या होता है? ट्राइंगल होता है। द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड टू क्लोज अ फिगर आर 3। आप देख सकते हो 3 साइड्स के बिना आप क्लोज ही नहीं कर सकते हो। So the smallest polygon in terms of number of sides is a triangle। तो आपने बोला सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन्स क्या हो सकते हैं? अगर साइड नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो उस पॉलीगन का नाम है ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब 3। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब 4। क्वाड, आपके क्वाड कोर प्रोसेसर्स नहीं आते थे, आजकल तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर आते हैं। तो ऑक्टागन, ऑक्टा कोर का मतलब 8, ऑक्ट का मतलब 8 होता है, तो ऑक्टागन 8 साइड्स वाला पॉलीगन। ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स नहीं आते, वैसे क्वाड कोर प्रोसेसर्स आते थे आज से 5-6 साल पहले। तो क्वाड्रिलेटरल्स है कि नहीं, 4 साइड वाला। पेंटागन, पेंटागन 5 साइड वाला है कि नहीं? पेंटागन की शेप आपको याद है, इसमें 5 साइड्स होती है। तो नाम के बेसिस पे, नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे, ऑब्वियसली जितनी साइड्स है उतने एंगल्स भी होंगे और आगे देखने वाले हैं, उनके बेसिस पे अपन पॉलीगन्स को डिवाइड करते हैं। उन्हीं लिस्ट में कहीं एक जगह पर आता है क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि अपने को पढ़ना है इस लेक्चर में। समझ में आई? तो आपको ये समझ में आया कि क्वाड्रिलेटरल्स एक्चुअल में होते क्या है? पॉलीगन्स होते हैं। कौन से पॉलीगन्स? 4 साइड्स वाले। तो इतना पहले अपन को नोट करना है, ठीक है? हर चीज को नोट करते हुए चलना है। प्रॉपर नोट्स आपको दे रहा हूं मैं, राइट? इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नोट नहीं करनी। क्लियर है? तो आप कुछ फिगर्स बनाए इंडिकेटिव, आप पॉलीगन के बारे में लिखें, आपको पता होना चाहिए। कई बार ये एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है कि एन साइड वाले पॉलीगन को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर है बच्चों एन गन कहते हैं, राइट? उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता हमारे पास। नोट हो गया? आप वीडियो को पॉज करके नोट करें बिल्कुल आराम से। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है सर कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। भाई आपने ये तो बता दिया कि पॉलीगन्स होते हैं, कितने तरीके के होते हैं? क्या साइड्स के बेसिस पर ही डिवाइड कर सकते हो? मैं 2 चीज समझाता हूं यहाँ पर, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। क्लासिफिकेशन अलग चीज है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अलग बात है। दोबारा सुनेंगे। भाई मैंने कहा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्राइंगल हो गया, पेंटागन, कई तरीके के होते हैं। आपका सवाल है कि ये क्लासिफिकेशन है, पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस बेसिस पर है कि नहीं है? आज अगर मैं एक स्कूल को क्लासिफाई करना चाहूँ तो मैं 3 सेक्शन में भी कर सकता हूँ। जूनियर सेक्शन मान लो मैंने बोल दिया 1st to 5th, मिड सेक्शन बोल दिया 6 से लेकर 10 तक, और सीनियर सेक्शन बोल दिया 11 12th। पर अगर मैं चाहूँ तो मैं जेंडर के बेसिस पे कर सकता हूँ, गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल। हमारे जो स्कूल्स होते हैं बेसिकली वो हाउसेस के बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं। रेड हाउस, गोल्ड हाउस, मैं ग्रीन हाउस में हुआ करता था, राइट? इस तरीके से आपके हाउसेस होते हैं स्कूल्स में। बहुत जगह पे नाम भी होता है, हैरी पॉटर याद नहीं है? गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, तो उनका जो स्कूल था वो एक है, बट उसको डिवीजन का एक क्राइटेरिया है। उसी तरीके से आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से अलग अलग बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हो। सीधी सी बात है ना? उसी तरीके से आपके जो पॉलीगन्स होते हैं उनके भी क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया होते हैं। तो आप देखें, पॉलीगन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, पहला तो होता है बच्चों नंबर ऑफ साइड्स। आपने बोला कि सर पहला कौन होता है? मैंने कहा नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे जैसा कि मैंने अभी बताया, ट्राइंगल है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से। फिर होता है एंगल्स के बेसिस पे, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ठीक है? उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, कि भाई फिगर आपका रेगुलर है या इरेगुलर है। हम पॉलीगन्स नहीं पढ़ रहे, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो मैंने पॉलीगन्स पे इसी तरीके का एक 1 शॉट डिटेल्ड लेक्चर बना रखा है, जिसमें मैंने पॉलीगन्स कितने तरीके से क्लासीफाई होते हैं, इन सब के क्लासिफिकेशन के जो मैं नाम ले रहा हूँ विद फिगर मैंने बिल्कुल डीप में समझाए हुए हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर भी बात करी है कि इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है विद फिगर। तो आप उस लेक्चर को जरूर जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा या फिर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है? आप जरूर आपको जाके देखें उस लेक्चर को, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चौथा क्राइटेरिया होता है बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन्स, कि आपका पॉलीगन सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। बाउंड्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये टोटल आपके क्या है, 4 तरीके के पॉलीगन्स होते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता नंबर ऑफ साइड्स तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेट मी टेल यू द नेम्स। एंगल्स के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं सर? आपके होते हैं एक तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यू कैन हैव कॉनकेव और कॉन्वेक्स, 2 तरह के आपके पॉलीगन्स हैं। अगर आप मेजरमेंट्स के ऊपर बात करेंगे तो बच्चों मेजरमेंट्स के ऊपर क्या होंगे आपके एंगल्स?
मेजरमेंट के बेसिस पे यू कैन हैव रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो आप देखेंगे रेगुलर हो गए, इर्रेगुलर हो गए। इसके बाद अगर आप देखें बाउंड्री के बेसिस पे, तो बाउंड्री बेसिकली क्या होती है, जो आपकी नंबर ऑफ साइड से बाहर से आप जिसको पेरीमीटर बोल रहे होते हो ना, वो। तो बाउंड्री के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो बाउंड्री के बेसिस पे दे कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। डिटेल मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाके उसको जरूर देखें क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। बट पॉलीगन्स और क्वाड्रिलेटरल्स आपको परेशान करेंगे क्योंकि इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और जनरली वो बच्चों को याद नहीं होती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो इतना नोट कर लें, हर चीज को नोट करते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। अपने नोट्स बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, बिल्कुल मैंने टाइट नोट्स बना के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलिए सर, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पॉलीगन्स नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया समझ में आया, हम किस क्राइटेरिया पे, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। अब उस बेसिस पे कितने तरह के पॉलीगन्स हो सकते हैं वो अपने को देखना है, राइट। अ पॉलीगन हैज मिनिमम ऑफ 3 साइड्स एंड एंगल्स। आपने कहा सही बात है, किसी भी पॉलीगन में मिनिमम 3 हो सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा पॉलीगन कौन है, ट्राइंगल। बेसिकली आपसे यही कहा जा रहा है कि सबसे छोटा पॉलीगन कौन होगा बच्चों, ट्राइंगल होगा। अ पॉलीगन दैट हैज मोर देन 20 साइड्स इज रेफर्ड टू एज एनगन्स। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे अकॉर्डिंग वो यही है कि भैया अगर किसी पॉलीगन में 20 साइड से ज्यादा है तो उसे हम एनगन कहेंगे। एनगन क्यों कहेंगे, क्योंकि सर उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक नाम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम नेमिंग करते ही नहीं है। एक सवाल पूछूं इस जगह पर, यहां पर एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, सर्कल भी एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। सर्कल भी एक क्लोज्ड फिगर होता है ना, पॉलीगन होता है क्या, सोच के बताओ। जिसको जवाब आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, अभी के अभी लिखो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करो कि होता है नहीं होता, अगर होता है तो क्यों, और नहीं होता है तो क्यों, फिर मैं जवाब दूंगा। मैं देता हूं आपको 10 सेकंड, है ना। आप सोचो, एक बार विचार करो इस चीज के ऊपर कि क्या सर्कल एक पॉलीगन है या फिर नहीं है। हो गया भाई कमेंट। चलो, सर्कल एक पॉलीगन नहीं होता है। प्रॉब्लम देखो, सर्कल पॉलीगन क्यों नहीं है मैं इसका रीजन दे रहा हूं, और कब जाके सर्कल पॉलीगन की कैटेगरी में आ सकता है मैं ये भी बताता हूं। सर्कल क्लोज फिगर है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, राइट। पॉलीगन के लिए आपकी इस दूसरी कंडीशन क्या थी कि क्लोज होने के साथ नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। क्या सर्कल में कहीं कॉर्नर्स देखने को मिलते हैं अपने को, नहीं मिलते। सर्कल्स के अंदर कुछ भी कॉर्नर नहीं होता, पूरा का पूरा सर्कल स्मूथ होता है। स्मूथ चीज तो पॉलीगन नहीं हो सकती ना। नंबर ऑफ साइड्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स का सीधा सा मतलब होता है बच्चों, जब ये वर्ड है नंबर ऑफ साइड्स का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं जैसे कि ऐसे मुड़ोगे, ऐसे मुड़ोगे, ऐसे। पहली स्लाइड पे अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का एक फिगर था। पहली स्लाइड पे मैंने दिखाया था आपको कि इस तरीके का एक फिगर आपको देखने को मिलेगा। ये याद है, कॉर्नर से कटा हुआ था। तो कम से कम इतना सा तो आपको बेंड मिले, लेकिन सर्कल में नहीं होता, सर्कल पूरा स्मूथ होता है। आपने बोला इसलिए वो पॉलीगन नहीं होता, मैंने कहा बिल्कुल। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या वो पॉलीगन की कैटेगरी में आ सकता है। मैंने कहा अगर आप ढंग से देखो, मैं एक चीज समझाता हूँ, एक पैटर्न दिखाता हूँ। आप एक काम करना, आप घर पे से मैंने 5 साइड्स का एक पेंटागन बनाया, आप 6 साइड्स का एक हेक्सागन बनाना, 7, 8, 9, आप 15 साइड का कोई फिगर बनाने की कोशिश करना, बड़ा बना लो। गौर से देखना, आप जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाओगे ना, उसकी शेप सर्कल जैसी होती जाएगी। एक बात और समझाता हूँ, आप एक 20 साइड्स का पॉलीगन देखना, गूगल पे सर्च करना, आपको इमेजेस मिल जाएंगी। 20 साइड के पॉलीगन को सर्च करके अपने फोन पे फुल जूम पे उसको डाउनलोड कर लेना, इमेज को खोल लेना और फोन को दूर रख के यहाँ खड़ा हो जाना, कम से कम 8-10 फीट की दूरी पे आप खड़े होकर चेक करना, आपको वो इमेज दूसरा सर्कल ही दिखेगी। क्या बताना चाह रहे हो आप, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती है एक पॉलीगन के अंदर, आपका पॉलीगन सर्कल की तरफ मूव करता है। एज नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेस, योर पॉलीगन्स ट्राइज टू टेक द शेप ऑफ अ सर्कल। तो अगर मैं ढंग से बोलूं, अगर सीनियर क्लासेस के टर्म्स में बोलूं, तो एज नंबर ऑफ साइड्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अ पॉलीगन अप्रोचेस टुवर्ड्स बीइंग अ सर्कल। यानी कि जैसे नंबर ऑफ साइड्स इतनी ज्यादा बढ़े हैं कि अनंत हो जाए, खत्म ही ना हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइड्स हो जाए। आप सोचना 500-600 साइड्स हो जाए, तो आप देखो आपका जो पॉलीगन है वो लगभग सर्कल की शेप ले लेता है। तो सर्कल इज अ पॉलीगन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। समझ में आया। मैंने मैनी साइड्स बोला था तो मतलब फाइनाइट साइड्स होनी चाहिए, इनफाइनाइट तो नहीं होनी चाहिए।
समझ में आई मेरी बात कि अगर इनफाइनाइट साइड्स हो गई, इतनी सारी साइड्स हो गई कि एक्चुअल में आपको पता ही नहीं पड़ रहा कि आप कहाँ मुड़ जा रहे हो, कॉर्नर है ही नहीं, तो वो स्मूथ हो जाएगा। ये बहुत अच्छे लेवल की बात है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सवाल आएगा सर्किल क्लोज होता है यार, क्यों नहीं आना चाहिए। तो सवाल का जवाब, लॉजिकल जवाब ये है, सीधे शब्दों में आंसर ना है कि पॉलीगन नहीं होता। क्यों नहीं होता मैंने समझा दिया, और कब हो सकता है ये भी देखो, है ना। तो पढ़ने का मजा, मैं समझाऊंगा सब कुछ चैप्टर में डिटेल के अंदर बिल्कुल। आपके बचपन से जो भी डाउट्स रह गए हों सारे इस लेक्चर में क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छा, जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था वो अपने कमेंट को डिलीट मत मार के आना। जिन्होंने सही करा हो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जिन्होंने गलत करा हो उसको रहने दो। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई लॉजिक क्या था, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो 20 साइड्स से ज्यादा वाले पॉलीगन्स को अपन क्या कहते हैं, एनगन कहते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक नेम फॉर अ पॉलीगन दैट हैज more than 20 sides. It is generally called a polygon with n sides, क्योंकि सर 20 साइड्स वाले से ज्यादा को आप क्या नॉमेनक्लेचर दोगे, और दोगे भी तो कोई यूज नहीं आता उन चीजों का, क्लियर है। हम जनरली यही लिखना पसंद करते हैं दैट इट इज अ पॉलीगन हैविंग 20 साइड्स और मोर देन 20 साइड्स, 24 साइड्स, 25 साइड्स आप मेंशन कर सकते हो, तो कोई नाम नहीं है उसका, ठीक है। आपने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, कम से कम एक चीज से तो अपन बचे, है कि नहीं है। अब अपन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो अगर आप ढंग से इस टेबल को देखोगे तो आप देखें, नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो उस पॉलीगन को आप बोलेंगे ट्राइंगल, सबसे छोटा पॉलीगन होगा, राइट। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो उसे आप बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, अगेन सबसे छोटा क्या होगा, पॉलीगन, नहीं, सेकंड नंबर पे आता है। नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो क्या हो जाएगा उस पॉलीगन का नाम, पेंटागन। तो आप नंबर ऑफ साइड्स के साथ नोमेनक्लेचर को देखते हुए चलना। नंबर ऑफ साइड्स अगर 6 है तो उसका नाम हो जाएगा हेक्सागन। नंबर ऑफ साइड्स अगर 7 है तो उसका नाम हो जाएगा हेप्टागन। आप शेप देख सकते हो, अब नोटिस करना मेरी बात को, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती आ रही है ये थोड़ा थोड़ा सर्किल की शेप लेता हुआ जा रहा है कि नहीं है। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ साइड्स 8 है तो वो होगा ऑक्टागन। लगभग लगभग सर्किल बन रहा है धीरे धीरे, है ना। दूर से देखने में तो लगेगा आपको, बल्कि आप कैमरा को अगर दूर से खड़े होकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार ये सर्किल है। जैसे मुझे अपना जो आउटपुट अभी कैमरा में दिख रहा है, अगर मैं दूर से देख रहा हूँ तो मुझे ये वाला फिगर सर्किल जैसा लगभग दिख रहा है। मैं पास जाके देखूंगा तो हाँ मुझे दिख जाएगा कि इंट्री केसेस है, थोड़ा सा कर्व्ड है, राइट, एक एक जगह से बेंट हो रहा है, बट दूर से तो स्मूथ ही लग रहा है बिल्कुल। आप देखिए नोनागन, नोनागन कौन होता है, जिसमें 9 साइड्स होती हैं। नाना जी नहीं बोल रहा हूँ, नोनागन बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 साइड्स वाले को क्या बोलेंगे, डेकागन बोलेंगे। 11 साइड्स वाले को हेंडेकागन, और 12 साइड्स वाले को डोडेकागन। इसके बाद वालों को मैंने रखना जरूरी नहीं समझा क्योंकि कोई यूज नहीं आता, बल्कि यहाँ तक भी नहीं है। तो ऑक्टागन के आगे मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने कभी क्वेश्चंस देखे भी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में काफी बड़ा फिगर होता है, सॉल्व करने में टाइम लगता है अगर ऑक्टागन के ऊपर क्वेश्चंस आते भी हैं तो, राइट। तो इस चीज को अपन नोट कर लेंगे जल्दी से कि भाई कितने तरीके के आपके पॉलीगन्स हो सकते हैं, किस बेसिस पे सर, नंबर ऑफ देयर साइड्स। हाँ भाई हो गया, वीडियो को पॉज करो, छाप लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिंपल है कि नहीं। अच्छा, किसी को भी इसकी ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, पूरे के पूरे अगर नोट्स आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको सारे के सारे जो ये नोटेड पीडीएफ है जिसमें जो भी मैं लिख रहा हूँ उसके साथ ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको एज इट इज वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा हैंडी हो जाएगा, फोन में आप उसको पढ़ भी सकते हैं, क्लियर है। तो मैं वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। एसएमवी क्लासेस के नाम से ही ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं पीडीएफ्स, क्वेश्चंस, डीपीपीस हमेशा डालता ही रहता हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें हेल्प मिलती रहेगी, राइट। चलिए तो आगे चलें, बिल्कुल चलते हैं सर, रुकने का काम थोड़ी है यार, वन शॉट रिवीजन है कि नहीं है। चलो अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब पॉलीगन की कहानी खत्म हो गई। आपको देखो टॉपिक से भटकना नहीं है, पॉलीगन का मैंने इंट्रोडक्शन जरूर दिया है, लेकिन टॉपिक हमारा था क्वाड्रिलेटरल, याद रखेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन की दुनिया में कहाँ फिट होता है, n n इज इक्वल्स टू 4 पे, यानी कि 4 साइड वाला पॉलीगन। तो क्वाड्रिलेटरल की मैं डेफिनेशन दे सकता हूँ, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विद 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस। अगर 4 साइड्स होंगे तो 4 ही एंगल्स भी बनेंगे और 4 ही वर्टिसेस भी होंगे। अब एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, और आपकी साइड्स क्या होती है उसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन समझो ये जो एक वर्ड है ना पॉलीगन, ये जो आपका सिंपल सा एक वर्ड है, ये सिर्फ इसको समझाने के लिए मैंने आपको वो 4-5 स्लाइड समझाई है। तो मैं समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम नॉट लाइंग, मैं आपको डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ इस एक शब्द को समझाने के लिए। मुझे लगा था कि जैसे ही मैं क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखूंगा आपका सवाल आएगा कि सर होता क्या है, पॉलीगन क्या होता है, इसलिए हमने डिटेल में बात करी है। क्लियर हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, 4 साइड और 4 एंगल वाला पॉलीगन। इतना सिंपल होती है डेफिनेशन, मैंने कहा नहीं, कंडीशन होती है। क्वाड्रिलेटरल बनाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। उसकी कंडीशन है ये,
क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या है, ध्यान से समझना, ये बहुत से बच्चों को याद नहीं है और तुम्हें मैं खुद कह रहा हूँ बहुत सारी बुक्स में मिलेगी भी नहीं, क्योंकि लिटरली इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं आता, लेकिन अच्छे लेवल के अगर आप एग्जाम दोगे यूज आएगा। और बेसिक से एडवांस तक पढ़ाने की बात मैंने आपसे पहले ही 1 मिनट के अंदर यही कहा था, तो मैं वही पढ़ाने वाला हूँ। लेट ए बी सी एंड डी बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन। आपने मान लिया कि सर ए बी सी डी क्या है, 4 पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर। लेट मी मेक दीज 4 पॉइंट्स। ये कोई 4 पॉइंट मैंने बना दिए, ठीक है। लेट इट बी ए बी सी डी। तो आपने बोला लेट ए बी सी डी बी 4 पॉइंट्स बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। सर पहले तो इस शब्द का मतलब समझाओ, कोलिनियर का मतलब क्या होता है। मैंने कहा लीनियर से मतलब समझ में आ रहा होगा, लाइन, एक लाइन में लाई करने वाले पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कोलिनियर। एक लाइन है कि नहीं है, ऐसे। तो एक लाइन में लाई करने वाले पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। क्या चारों में से कोई भी 3 आपको कोलिनियर दिख रहे हैं। तुमने बोला अगर मैं ए और डी से लाइन बनाता हूँ तो उस पर बी और सी लाई नहीं कर रहा, तो भाई 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे ना। तुम रस्ते नहीं बांधते हो क्या कपड़े सुखाने के लिए, है बारिश आ जाती है तब 2 कीले बांधते हो और 2 पॉइंट्स को जोड़ते हो एक स्ट्रिंग के साथ। वो स्ट्रिंग स्लैग्ड होती है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होती होगी बिल्कुल, लेकिन होती तो 2 पॉइंट ही है कि? तो 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे बच्चों। आपने डी और सी से कोई लाइन बनाई तो क्या ए और बी से पास हो रही है, नहीं हो रही। आपने बी और सी से कोई लाइन बनाई तो क्या ए और डी उस पर लाई कर रहे हैं, नहीं। और वैसे अगर आपने ए और बी से कोई लाइन बनाई तो क्या डी और सी उस पर लाई कर रहे हैं, नहीं। तो मैंने 4 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जो नॉन कॉलिनियर है कि नहीं है। कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, नहीं है। अब सर आपने इतनी बड़ी बात बोल दी तो पहली कंडीशन का मतलब तो समझाओ, हो जाते तो क्या होता। मैंने कहा अगर कोलिनियर हो जाते, जैसे कि 1 2 3 4, तो ए बी सी और डी, अगर 4 में से कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाते, ऐसा हो जाता, तो भैया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। क्योंकि जब मैं लाइन बनाता तो ये ट्राइंगल बन जाता। वैसे ट्राइंगल की भी यही कंडीशन है कि 3 पॉइंट ट्राइंगल तभी बनाएंगे जब वो तीनों नॉन कोलिनियर हो। दिमाग लगाओ ना, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो लाइन बनी, ट्राइंगल मिलेगा क्या तुम्हें, एंगल भी नहीं मिल रहा। आ गई समझ में, आपने कहा आ गई। 2 पॉइंट अगर एक लाइन पे, 2 पॉइंट तो एक लाइन पे होंगे ही होंगे, मैं बोल चुका हूँ अभी। तो तीसरा पॉइंट थोड़ा सा उठा के ऊपर की तरफ ले लो तो आपको ट्राइंगल मिलेगा। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। समझ रहे हो। तो नॉन कॉलिनियरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए आप। तो 4 पॉइंट्स अगर में से अगर 3 कॉलिनियर हो गए तो 3 एक लाइन पे आ गए, तुम्हारा एक साइड खत्म हो गया, तुम्हें क्वाड्रिलेटरल की जगह ट्राइंगल मिल गया। तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए पहले तो 4 पॉइंट ऐसे होने चाहिए, समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ये क्या कहती है, द लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, जो कि ये चारों साइड्स बनेंगी क्वाड्रिलेटरल की, दे शुड नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स। रास्ते में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, साइड्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो। जो साइड्स है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आपने कहा देखते बना के करती ही नहीं करती। आपने ए बी को जोड़ा, ए बी पहली साइड थी, बी सी साइड थी, सी डी एक साइड है कि नहीं है। ए बी बी सी सी डी एक साइड है और ए डी एक साइड है कि नहीं है। तो आपने बोला 4 साइड्स मिल रही है, ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो आप देखना ये चारों साइड्स क्या अपने एंड पॉइंट्स के अलावा और कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं, नहीं करती हैं। आप देखिए कि क्या ए बी बी सी को कट कर रहा है, क्या चारों में से कोई भी साइड एक दूसरे को कट कर रही है, एंड पॉइंट के अलावा बीच में से कहीं कट कर रही है। ऐसा नहीं है ना बी सी है ना घूमते घूमते और हाय हेलो करते हुए जा रही है ए बी को, ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं है। वो अपने एंड पॉइंट पर ही मिल रहे हैं। तो आपने बोला यही क्वाड्रिलेटरल होता है, मैंने कहा बिल्कुल। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है, देन द फिगर मेड अप ऑफ द 4 लाइन सेगमेंट्स is called the quadrilateral with vertices A, B, C and D। तो आपको समझ में आ गया 4 vertices में vertices होते क्या है, ये corners होते हैं जिनको आप नाम देते हो। These 4 corners are called vertices। अंदर से बनने वाले जो आपके एंगल होते हैं ये कहलाते हैं एंगल। This is angle A, this is angle B, ये एंगल C। और AD और DC में जो आपका एंगल है वो एंगल D कहलाता है। आपने बोला सर एक वर्ड लिख रहा है, मैंने कहा क्या, लाइन सेगमेंट। बेसिक समझा रहे हो ना, समझाओ इसका मतलब। मैंने कहा देखो यार लाइन सेगमेंट क्या होता है। सबसे पहले उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए लाइन क्या होता है, और उसके भी पहले पता होना चाहिए कि रे क्या होता है। तो तीनों चीजें समझाता हूँ। मैंने कहा ना अपन बिल्कुल बेसिक का भंडार खोल के बैठे हैं आज। बच्चों 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है लाइन, फिर होता है रे, और उसके बाद होता है लाइन सेगमेंट।
आपका जो लाइन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। आपका जो रे होता है वो ऐसा दिखता है, और लाइन सेगमेंट कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ कट कर दूं, तो अगर मैं इसको ए बी नाम देता हूं तो दिस इज लाइन, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और अगर मैं यहाँ पर नाम देता हूं तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। क्लियर? तो सर तीनों में डिफरेंस क्या दिखा? मैंने कहा ध्यान से देखना कि जो आपकी लाइन है, आपकी लाइन है ए बी, वो बेसिकली दोनों तरफ एक्सटेंड करी जा सकती है। दोबारा बोलना सर। मैंने कहा आपकी जो लाइन होती है ना, लाइन, उसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं होती, वो दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। यही कारण होता है कि आप रियल नंबर लाइन लेते हो। रियल नंबर लाइन सेगमेंट कभी नहीं बोला, रियल नंबर रे कभी नहीं बोला, हम रियल नंबर लाइन बोलते हैं। छोटी क्लासेस में भी पढ़ाओ, अभी भी पढ़ा होगा। अगर आप 7th 8th में 9th 10th में हो तो रियल नंबर लाइन पढ़ा होगा, पढ़ना ही पड़ेगा रैशनल नंबर्स के अंदर। तो नंबर लाइन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बच्चों नंबर अनंत है, जीरो से आपके नंबर स्टार्ट होते हैं। इधर राइट साइड पे आपके जो नंबर है, आपका राइट बता रहा हूँ, अगर इधर की तरफ नंबर जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे आपके? अगर मैं यूं खड़ा हो जाऊं तो आपका ये जीरो है, तो ये राइट साइड क्या होती है आपकी? पॉजिटिव होती है। लेफ्ट साइड क्या होती है? नेगेटिव होती है। पॉजिटिव वाले भी इंफिनिटी तक जाते हैं, नेगेटिव वाले भी इंफिनिटी तक जाते हैं। तो आप सोचिए कि जीरो के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या होंगे? नेगेटिव। तो सर दोनों तरफ आपको फिगर भी ऐसा चाहिए ना। अगर आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो ज्योमेट्रिकल फिगर जो आप चूज कर रहे हो वो भी आपको वैसा ही चाहिए जो इन्फिनिटी को कैटर कर सके, जो खुद की, जिसकी खुद की लेंथ इनफाइनाइट हो। क्योंकि आप 1 2 3 मेंशन करके एरो लगा के छोड़े, तो ये एरो किस बात का प्रतीक है? कि राइट साइड पे भैया इन्फिनिटी तक जाएगी लाइन। के लेफ्ट वाला एरो किस बात का प्रतीक है? कि नेगेटिव साइड पर भी इन्फिनिटी पर जाएगी इमेज। समझ रहे हो? तो अगर आपको लिखना भी होता है ना, आपको रिप्रेजेंट भी करना है लाइन, तो आप इसका सिंबल होता है ये, ऐसे सर पे माथे पर एरो हेड बनाते हैं। इसका प्रतीक है कि ए के डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जाएगी, बी के डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जाएगी, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड लाइन। ये लाइन होती है। लाइन सेगमेंट की बात कर ले थोड़ी सी, तुमने बोला सर लाइन सेगमेंट की भी कर लो। ये लो, तो आपने बोला लाइन सेगमेंट क्या होता है? मैंने बोला कि आप सर लाइन सेगमेंट पे आते हैं। लाइन सेगमेंट आपको बचपन में याद होगा, ऐसे ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, रे को भी बात करेंगे, पहले लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी क्या होता है भैया? आपको जब बचपन में शायद 3rd या 2nd क्लास में जब भी आपको स्केल देखना सिखाया था, तो आपको क्या करवाते थे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.8 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है। दोनों तरफ से चॉप ऑफ कर रखा है ना, कहीं पर भी एरो हेड दिख रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ही देख लो, उस पे 2 एरो हेड, इस पे 1 एरो हेड, इस पे कोई भी एरो हेड नहीं। तो लाइन सेगमेंट वो फिगर होता है, वो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी लेंथ फिक्स्ड होती है। अगर लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड है तो इसका क्या अर्थ निकलता है? लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होने का मतलब है कि सर आप इसको बढ़ा नहीं सकते हो। तो ये उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट कर सकती है जो फिक्स्ड है। तो समझो ना बच्चों, एक फिगर कब बनेगा तुमको, अगर मैं कल से, मेरी बात समझना, कहाँ गया? ये रहा। देखो, अगर मैं कल से कोई ऐसा फिगर बना के दिखा दूं, ये बन गया ट्राइंगल ए बी सी, है कि नहीं है? सी गायब हो गया, बताओ। ये लो, तो आपने बोला कि जो ए बी सी ट्राइंगल मिल गया आपको, ये किन से मिलके बना है? तुमने बोला लाइन से मिलके बना है। मैंने कहा सही बात है, इसकी साइड्स क्या है? यहाँ कंफ्यूज, दोबारा सुनना, ये ट्राइंगल बना लाइंस की मदद से ही। लाइन है ना 2 एरो हेड वाली, तीनों लाइंस थी, लेकिन ट्राइंगल की साइड्स क्या है? लाइन सेगमेंट। ए बी बी सी एंड ए सी, ऑल 3 आर लाइन सेगमेंट्स। तो ये लाइन से मिलके बना है, लेकिन बना क्या है? लाइन सेगमेंट, है कि नहीं है? तो बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी पॉलीगन की साइड्स की लेंथ तुम नाप सकते हो ना। 5 सेंटीमीटर का पॉलीगन है तो उसकी लेंथ फिक्स्ड होगी, तभी तो नाप पा रहे हो। क्या कभी पता पड़ा है रियल नंबर लाइन कितने सेंटीमीटर की होती है? तुम कितने कितने डिस्टेंस में नंबर रिप्रेजेंट करते हो? सर वो तो चॉइस होती है, उसको स्केल बोलते हैं हम। बस जितने पे कर दिया 0 1 के बीच में जो गैप है वही हमको सब में रखना पड़ता है, इतना पता है। पर गैप तो हमारे हिसाब से रखते हैं। ग्राफ पे भी अपन स्केल लिखते हैं, वो जो आपका ग्रीन वाला ग्राफ होता है 1/1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स होते हैं उसमें। तो अपन लिखते हैं ना, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, मान लो आपने लिखा 10 ईयर्स, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर्स। जो भी आप लिखते हो यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए लिखते हो, क्योंकि वहाँ स्केल ही चलेगा, लेंथ तो होती नहीं है। समझ में आ गया कि लाइन सेगमेंट यहाँ क्यों चूज हो रहा है, रियल नंबर में लाइन क्यों रहते हैं?
अब बात करते हैं रे की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सन रे, सन रेज बोलते हैं, धूप सन रेज जो आती हैं उसको रे क्यों बोलते हैं? अरे बच्चों रे इसलिए बोलते हैं, दोनों के बीच का फिगर है, एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। दोबारा सुन लो, आपकी जो रे होती है वो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि लेंथ तो इसकी भी फिक्स नहीं है भाई। अगर आप यहाँ से मैं बोर्ड से स्टार्ट करूंगा, एक लाइन लेता जाऊं तो बढ़ती जा रही, तो लेंथ तो उसकी भी फिक्स नहीं है ना। तो इन दोनों में कॉमन बात यही है कि लाइन और रे दोनों की लेंथ फिक्स नहीं होती, लेकिन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, एंड पॉइंट भी नहीं होता। रे का एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंड पॉइंट भी होता है। ये कहीं से शुरू भी होती है, कहीं से खत्म भी होती है। तो इसका क्या है? ठिकाना है। मंजिल सफर शुरू करने की जगह भी है, और जहां मंजिल पर जाना है वहां पर एंड भी है कि नहीं है? इसका ना आदि है ना अंत है, सीधी बात है। रे क्या होता है? इसकी शुरुआत है लेकिन अंत नहीं होता। तो आपने कहा कि सर इसका यूज कहाँ आता है? मैंने कहा दिमाग लगाओ, कुछ ऐसे नंबर्स भी तो होते हैं जो कहीं से शुरू होते हैं, एक तरफ बढ़ते हैं, दूसरी तरफ नहीं बढ़ते। रियल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल नंबर तो जीरो पे रहते हैं, जीरो से लेफ्ट में भी जाते हैं, राइट में भी जाते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स भी तो हैं जो जीरो से शुरू होते हैं लेकिन राइट पर ही जाते हैं। अरे नेचुरल नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टेक्निकली रियल नंबर लाइन गलत है, उसके लिए रे का इस्तेमाल होना चाहिए। और रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो ए दिखा रखा है मैंने, वहां होना चाहिए। अगर होल नंबर कर रहे हो तो वहां 0 होना चाहिए और वो ए की तरफ बढ़नी चाहिए। समझ? आज तुम्हें बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसी तरीके मेरे बहुत सारे और भी डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, जैसे पॉलीगन पे एक लेक्चर हो सकता है, पॉलिनोमियल्स के ऊपर एक लेक्चर के कितने तरीके से क्लासीफाई होंगे, सारे बेसिक कंसेप्ट जो है डिटेल के अंदर सारे पढ़ना, नोट्स बनाना एक एक चीज के, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ चीजों को मैं, ठीक है। कि आपके एग्जाम से बहुत काम करेंगे, और एग्जाम में नहीं आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो आप देखिए आप, अच्छा इसका एग्जाम्पल सनरेज जो मैंने दिया था उसका भी दे देता हूँ आंसर। सनरेज शुरू कहाँ से होती है? सन से होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है। खत्म कहां पर होती है? सोच के जवाब देना। फिर कह रहा हूं वीडियो पॉज करो, कमेंट करो आंसर। क्वेश्चन ये है कि सन रेज जो सूर्य की किरण होती है वो शुरू कहां से होती है, खत्म कहां पर होती है? शुरू कहां से होती है तो मैंने बता दिया, सन से शुरू होती है, बाहर निकलती है। खत्म कहां होती है? नीचे आंसर करो कमेंट में। मैं 2 सेकंड देता हूं, पॉज करो वीडियो को, कमेंट में आंसर दे के आओ, उसके बाद बात करेंगे आगे। चलिए सर, सनरेज कभी खत्म नहीं होती, तुमने बोला है। मैंने कहा सनरेज से ब्लॉक हो सकती है, और उसको ब्लॉक कौन करता है? ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट से तो पास हो जाती है, ट्रांसल्यूसेंट से भी कुछ हद तक वो क्या है, ट्रेवल कर जाती है। ओपेक अगर ऑब्जेक्ट है तो शैडो बनती है। एग्जांपल दूं? तुमने कहा दो, और ये एग्जांपल दूंगा, उससे लेंथ फिक्स नहीं है। सन रे अगर किसी बिल्डिंग पे गिर रही है तो क्या नीचे वाले कमरों पे इसकी धूप आएगी? तुमने बोला नहीं। तुमने कहा बिल्डिंग पे ब्लॉक हो गया, तुमने कहा हो गया। तुमने कहा लेंथ उसकी फिक्स हो गई क्या? तुमने कहा यार अभी तो बिल्डिंग तक की लेंथ है। मैंने कहा अगर बिल्डिंग नहीं होती, एक फ्लोर कम होता तो वो और नीचे तक आती, अब उसको नीचे वाले फ्लोर ने ब्लॉक कर दिया, तो इतना जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करा एक फ्लोर के हटने के बाद, जिस कमरे में मैं अभी शूट कर रहा हूँ, स्टूडियो में मैं शूट कर रहा हूँ, अगर वहाँ की छत हटा दूं तो सनराइज अंदर तक आएंगी। अभी छत को क्या, अभी छत ने क्या कर रखा है? सनराइज को ब्लॉक कर रखा है। रे अगर छत हटा दूं तो रे और नीचे तक आएगी, दीवार हटा दूं और नीचे तक जाएगी, खड्डा खोद दूं एक उसी के डायरेक्शन में तो और नीचे तक जाएगी। तो उसका तो कोई सरपेर ही नहीं है, लेंथ नहीं है। क्या कभी पता है स्पेस में कहाँ तक जाती है? पता नहीं कहाँ तक जाती होगी। तो आपको समझ में आया कि सन रेज को रेज क्यों बोलते हैं? देखो बच्चों, बचपन से आप बहुत सारी चीजें बोलते आ रहे हो, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि उनका मतलब समझो। तुम अपन डीपी करते रहते, डिस्प्ले पिक्चर होती है वो, है क्या नहीं है? अपन को बहुत सारी चीजों की फुल फॉर्म नहीं पता, तो समझना है। और मैथमेटिक्स में ये चीज बड़ी घातक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है ना तो एक चैप्टर से नहीं आता, मल्टीपल चैप्टर से आता है। और अगर कोई ऐसा टीचर मिल गया सर फिरा, जिसने पेपर सेट कर दिया, स्कूल की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन में तो होता ही ऐसा ही है, वरना कंपटीशन ही क्यों रह गया? बेसिक चीज़ तो सबको आती है। ये बताओ ना, सर रेज को रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि रे एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। समझ में आ गई बात? तो लाइन सेगमेंट हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल किन से बनता है? लाइन सेगमेंट से। अब इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले 4 पॉइंट होते हैं, उनसे आपका क्वाड्रिलेटरल कुछ कुछ ऐसा दिखता है। समझ लो, तो कोई भी साइड किसी को क्रॉस नहीं करनी, मैंने बना के दिखाया था। तो यहाँ पर ABCD वर्टाइसेस हैं, और बाकी सब क्या है? इसकी साइड्स। तो सर ये क्या है? साइड है। ये क्या है? वर्टेक्स है। ये क्या है? इंटीरियर एंगल, या फिर सिंपली एंगल भी बोल सकते हैं इसको। और ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स की बात अभी नहीं करते, बाद में करेंगे अपन, ठीक है। तो वर्टेक्स का ही प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस, यानी कि ABCD चारों वर्टिसेस कहलाती हैं, जैसे ही AB BC CD और AD साइड्स कहलाती है, लिखा हुआ है।
और आपके एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए और एंगल डी इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इनको सिंपली एंगल भी बोलते हैं। एंगल का इंप्लीकेशन इंटीरियर से ही होता है। छाप लो जल्दी से, ठीक है बच्चों, नोट करेंगे। तो भाई इसका भी नोट हो गया, चले आगे। जिनका नोट नहीं हो पॉज करो, छाप लो। छापना सब कुछ है लेकिन कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलिए सर आगे चला जाए। अब बात करते हैं अपन किस बारे में कि भाई आपने जो चार कंडीशन ली उसके हिसाब से क्वाड्रिलेटरल्स कैसे होते हैं। जैसे कि ABCD है, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल किसी बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि बाउंड्री कैसी है, तो ये वही है। बाउंड्री के बेसिस पे ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है जो चारों कंडीशन को फॉलो करता है। जो उन चारों को फॉलो नहीं करते बेसिकली उनको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्वाड्रिलेटरल है पर कॉम्प्लेक्स है। आपने बोला कि सर ये क्वाड्रिलेटरल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि AB, BC, CD और AD टेक्निकली अगर देखें तो क्रॉस कर दी ना BC और AD। और आपने तो कहा था कि एंड पॉइंट के अलावा कहीं मीट नहीं करनी चाहिए। AD और BC कहाँ मिल रहे हैं भाई? ABCD, तो AB, BC, CD, AD मिल रहे हैं ना बीच में। मैंने कहा इसको कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल का है। इसको ढंग से देखना, मैं आपको एक चीज इमेजिन करवा सकता हूँ बस कि भाई क्या होता है। ये सोचो कि मुड़ा हुआ है, ये एक्चुअल में प्लेन ही था। एक प्लेन था ABCD और ये मुड़ा हुआ है आपस में, है कि नहीं है? तो AB, BC, CD और AD ऐसा था और मैंने क्या कर रखा है, ये AB जो साइड इसको पकड़ के इसे मोड़ रखा है। तो आप एक सीधे कागज को मोड़ दोगे ना तो ये वो फिगर है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जा रहा है। मैं इतना समझा सकता हूँ डिटेल में, समझ रहे हो? इसको मोड़ा हुआ है अपन ने। आप इमेजिन करके देखो, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सेंस बना रही नहीं बना रही, कागज पे बना के देखो, मोड़ के देखो, आपको ये मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? छापो उसको भी। तो ये सिंपल सी बात थी, कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। पढ़ा था आज से पहले ये सब कि भाई कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल भी होता है, सिंपल भी होता है ना, डिटेल में। और अगर आपको इसको और डिटेल में जाना है तो मैंने आपको पॉलीगन्स वाला एक लेक्चर बना रखा है, वहां पर हमने बात करी भी है। चले भाई आगे। चलिए, आपने बोला बिल्कुल चलो सर, रुके बिना थोड़ी काम चलेगा, है कि नहीं? अब बात करते हैं साइड्स के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल की साइड्स क्या क्या होती हैं। तो बिल्कुल डिटेल में सारी बातें क्लियर करूंगा। साइड्स क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, बहुत से को ये नहीं पता। अपोजिट क्या होती है, कैसे चेक करते हैं, एंगल एडजेसेंट क्या होते हैं, अपोजिट क्या होती है, डायगोनल्स क्या होती हैं, सारी बातें जितने बेसिक है। उसके बाद हम चलेंगे कि भैया क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात भी अपन करने वाले हैं, राइट? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि ABCD अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें साइड्स क्या क्या कहलाएंगी इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD? द 4 लाइन सेगमेंट्स। पता है ना लाइन सेगमेंट क्या होता है? AB, BC, CD और AD आर कॉल्ड इट्स साइड्स। तो आपने बोला कि AB, BC, CD और AD क्या कहलाएंगी? उसकी साइड्स कहलाएंगी। तो ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं चारों, यही क्या कहलाएंगी? इसकी साइड्स। क्लियर है बिल्कुल? इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपने बोला बिल्कुल नहीं है सर, तो आपको चारों साइड समझ में आ गई कौन सी है। अब समझते हैं कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती है। तो आपने बोला कि सर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ABCD के अंदर अगल बगल वाली साइड्स, सर उसको नापेंगे कैसे, कैसे पता पड़ेगा एडजेसेंट? मैंने कहा कोई एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड एडजेसेंट। ये समझाना थोड़ा सा जरूरी है कि दो साइड्स आपकी एडजेसेंट कब कहलाएंगी? एडजेसेंट साइड्स इफ दे हैव कॉमन एंड पॉइंट। आपने बोला अगर उनमें एक कॉमन एंड पॉइंट है तो एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी। आपने बोला कॉमन एंड पॉइंट, मैंने कहा कि बच्चों AB और AD में A कॉमन है, AB और BC में B कॉमन है, BC और CD में C कॉमन है, AD और DC में, नाम में ही देख लो ना, D पॉइंट एंड पॉइंट कॉमन है। तो AB BC, BC CD, CD DA, DA AB are 4 pairs of adjacent sides of quadrilateral ABCD। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी, है क्या नहीं है? अगर यहाँ तक कहानी समझ में आई तो आगे चलें। तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्लियर हुआ, अगल बगल वाली साइड्स, ठीक है ना बच्चों? तो दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। नोट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है? छोटी छोटी चीजें पॉज करके नोट करो, नहीं करना है तो आगे चलो। एक फिगर बना लो, है ना? मैंने को अलग अलग साइड समझानी इसलिए मैंने एक ही फिगर को अलग अलग जगह रिपीट कर रखा है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक फिगर बना ले, उसमें साइड्स को लिख लें, फिर नीचे अगला पॉइंट एडजेसेंट साइड्स लिख लें, ये पेयर जरूर लिखें, डेफिनेशन जरूर लिखें। साइड्स आपको पता होंगी, एडजेसेंट नहीं पता होती है। फिर आप ये अपन ऑपोजिट साइड्स देखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया? चलो अब बात करते हैं अपोजिट साइड्स की। तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं सर? एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप बोलोगे
दो साइड्स अपोजिट तब कहलाएंगे जब सीधी सी बात एडजेसेंट क्या था, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ये कहता है कि कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए बी और सी डी अपोजिट है, कोई पॉइंट कॉमन दिख रहा है क्या तुम्हें? तुमने बोला कि सर कोई भी पॉइंट हमें कॉमन नहीं दिख रहा, तो ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स है। वैसे ही ए डी और बी सी भी क्या है, अपोजिट साइड्स है, क्योंकि कोई भी पॉइंट उसमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ए बी सी डी, ए डी बी सी आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। किस खुशी में सर? इस खुशी में कि इसमें और इसमें कोई भी पॉइंट आपको कॉमन नहीं दिख रहा, ए डी और बी सी में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। वैसे ही आप कोई सा भी अजीब सा फिगर बना लें, ऐसा भी फिगर अगर आप उठा लोगे, ये कर्व नहीं है, है ना, बना दिया मैंने ऐसा, बी है, सी है, डी है, ए है, तब भी आप देख सकते हो कि ए डी और बी सी क्या है, ए डी और बी सी अपोजिट साइड है। ये कर्व नहीं है, बनाना नहीं चाहिए था मुझे, मैं इसको ढंग से कर ही देता हूँ थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हो ए डी बी सी डी सी और ए बी। पता है ये क्लोज्ड और ओपन वाला अगर आपको समझना है, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। जब हम छोटे थे तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर आता है विंडोज़ के साथ, पेंट करके। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है ना विंडोज़। तो मेरे पास तो एक्सपी था जब हमने पीसी लिया था, विंडोज़ 98 और विंडोज़ एक्सपी में काफ़ी अच्छा चलता था वो। तो पेंट में कैसे, मैं शायद सेकंड थर्ड क्लास में था, तो पीसी में हम यही करते थे कि कुछ ना कुछ डॉग कैनल बना दिया, कुछ हाउस बना दिया, तो उसमें जब कलर फिल करते थे ना, तो एक तो उसमें ऑप्शन होता है स्क्वायर वाला, आप स्क्वायर बनाओगे तो क्लोज फिगर आएगा। एक होता है कि आप स्ट्रेट लाइन से मिलके स्क्वायर बना, तो कई बार ऐसा हो जाता था कि जैसे यहाँ गैप रह गया ना, मुझसे रह जाता था। फिर जैसे उसमें एक बॉक्स होता है, कैन होता है, इसमें से ब्रश जो है आपका पेंट वो टपक रहा होता है, तो वो पेंट आप इस पर जाके क्लिक करोगे, पेंट सेलेक्ट करेगा, क्लिक करें तो पेंट फिल हो जाता था। एक दिन मैंने करा ऐसे लाइन से, मैंने कोई अजीब सा फिगर बना के पेंट करा, वो यहाँ से ओपन रह गया था फिगर, मुझे पता नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया जूम करके। जैसे पेंट पे क्लिक करा भाई साहब, वो तो पूरा का पूरा रेड हो गया पेंट करती। मैंने कहा ये इतना पोर्शन रेड होना चाहिए था ना। देन आई रियलाइज यार यहाँ से लीक हो रहा है। तो पेंट सॉफ्टवेयर भी इतना समझता है ना, लीक होके पूरा का पूरा जो आपका कैनवास होता है वाइट, वही रेड हो गया। फिर मैंने इसको पहले वापस से वाइट करा, कंट्रोल Z दबा के थोड़ा सा संभाला, फिर इसको मैंने पॉइंट की मदद से, पेंसिल की मदद से स्क्रिबल करते हैं ना, ऐसे क्लोज किया, तब मैंने पेंट किया था, वो पेंट अंदर रह गया, फिर ऐसा फिगर हो गया, है ना। तो ये समझना क्लोज ओपन का डिफरेंस कहाँ पर आता है, किन चीज़ों से आप जज कर सकते हो कोई चीज़ ओपन है या क्लोज है। उसको फिल करोगे तो वहाँ से लीकेज होगा। क्लियर है? छाप लो, छाप लिया, बड़े स्मार्ट हो यार तुम यार। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन डायगोनल्स की। तो सर डायगोनल्स क्या होते हैं? आपने बोला इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD द लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD आर कॉल्ड इट्स डायगोनल्स। आपने बोला कि सर किसी भी क्वाड्रिलेटरल ABCD में, दोबारा सुन लो, अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइंस क्या कहलाती हैं? क्वाड्रिलेटरल। तुमने बोला अपोजिट वर्टिस कहाँ पढ़ा है? मैंने कभी पढ़ा रहा हूँ ना, देखो भाई A के लिए B और D क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस है, बगल वाले ना, है कि नहीं है? A के लिए C क्या है? A के लिए C क्या होगा बताओ? आपने बोला कि यार C पास वाला तो नहीं है, मैंने कहा अपोजिट है। वैसे ही B के लिए D क्या है? अपोजिट वर्टिसेस है। तो अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाली साइड्स बेसिकली क्या कहलाती हैं? डायगोनल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो AC और BD ये डायगोनल्स है। पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ने वाली आपकी डायगोनल्स कहलाती हैं? उसका रीजन समझाता हूँ आपको। लेट मी गिव यू द रीजन। मैं अगर कल से एक पेंटागन बनाता हूँ, A B C D E एंड लेट मी ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, तो बताओ इस पर कितने डायगोनल्स होंगे? ध्यान से देना। A के लिए B और E क्या है? एडजेसेंट है, तो ये भी A के लिए एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है। मेरी बात समझ रहे हो? क्या लगा था अपोजिट साइड को जोड़ेंगे, इसलिए मैंने डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा ऐसा। मैंने जानबूझ के बहुत ही ज्यादा ना एक तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होता, पॉलिटिकली करेक्ट वैसे स्टेटमेंट दिया है। यहाँ तो फिर मैं नाम ले दिया, कोई डेफिनेशन नहीं दी। एक्चुअल डेफिनेशन ये बनती ही नहीं है कि अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाला। एग्जैक्ट डेफिनेशन बनती है कि सर नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ने वाली जो साइड्स होती हैं वही भाई नॉन एडजेसेंट है ना यार। तुम ए को डी से जोड़ रहे हो, ए और डी क्या है? नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है। ए और डी तो एडजेसेंट है ना, ए और बी एडजेसेंट है। ए और सी क्या है? नॉन एडजेसेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बाकी के डायगोनल्स में तो बना के दिखाओ सर कितनी बनेगी। मैंने कहा नंबर ऑफ डायगोनल्स वैसे 10 आनी चाहिए इसके अंदर, और बनाता हूँ। ये ए से थी 2 डायगोनल, अब ई से 2 डायगोनल बनेगी। एक तो बनेगी ई बी, एक बनेगी ई सी। समझ में आया? वैसे ही आपका मैं दिखाऊं, बी से भी 2 डायगोनल्स बनेगी,
एक तो बीई और बीडी है कि नहीं, 5 डायगोनल्स हो गई, तो बस यही बनेगी। सी से 2 डायगोनल बनने थे, बन गए, 5 डायगोनल्स आएंगे टोटल, सॉरी 10 याद रह गई मेरे को। आपने बोला 1 2 3 4 और 5, देख लो आप, ई से भी 2 डायगोनल्स निकल रही हैं, ए से भी 2 डायगोनल्स हैं, बी के साथ भी 2 डायगोनल्स आ रही हैं, और आप देखना डी और सी के साथ भी 2 डायगोनल्स हैं, है क्या नहीं है। तो आपको टोटल 5 डायगोनल्स की प्राप्ति होने वाली है किसमें, पेंटागन के अंदर। तो हम लोगों ने देख रखा है कि डायगोनल्स बेसिकली क्या निकल के आए बच्चों, जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही होगी, राइट। अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही तो नोट कर लो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। कर लिया, बड़े स्मार्ट हो यार। तो नॉन एडजेसेंट याद रखना। चले आगे, चलिए डायगोनल्स की समाप्ति हुई सर। अब एंगल्स क्या होते हैं, मैंने कहा देखो यार तो सिंपल सी बात है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स क्या होते हैं। आपने बोला डी ए बी, जिसको शॉर्ट में एंगल ए कहा जाता है। आपने बोला ए बी सी, ये पूरा नाम है। ए बी सी को सी बी ए भी बुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली 2 आर्म्स होती हैं। अगेन मैं आपको फिर समझा दूं, मैं कह रहा हूँ ना हर बेसिक चीज पे लेक्चर है मेरा। मैंने एंगल्स के ऊपर भी एक लेक्चर बना रखा है, डिटेल्ड लेक्चर बना रखा है बिल्कुल, कि एंगल क्या होता है, सिंपल से समझाया। वहां मैंने पहला ही फिगर ये लिया है कि भैया इस तरह के फिगर को एंगल बोलते हैं। यहाँ जो कचरा बनता है इसको आप कहोगे आ हो गया है, तो हमें तो एंगल बनाना है, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो इसको कहेंगे एंगल, ये कहलाती है आर्म, ये भी कहलाता है आर्म, समझ में आया। ये ओ है, ये रे है, तो 2 रे से क्या बनता है बच्चों, एंगल। आया समझ में। तो ओ इज द फर्स्ट आर्म, ओ बी इज द सेकेंड आर्म, ये बेसिकली एंगल की डेफिनेशन है। तो एंगल ओ को आप एंगल ए ओ बी भी कह सकते हो और एंगल बी ओ ए भी कह सकते हो। आई होप आपको यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी, है कि नहीं है। नोट कर लो यहां तक कहानी समझ में आ गई तो सिंपल। तो आपने बोला कि सर दीज एंगल्स आर डिनोटेड बाय एंगल ए बी सी एंड डी। तो आप एंगल ए को बी ए डी बोलो, डी ए बी बोलो, आप एंगल बी को ए बी सी बोलो, सी बी ए बोलो, एंगल सी को डी सी बी बोलो या बी सी डी बोलो, वैसे ही एंगल डी को ए डी सी और सी डी ए बोलो। एक बात ध्यान रखना, जिस तरीके से मैंने फिगर दिखा रखी है जानबूझ के तरीका है, यहाँ पर एंगल ए बोलना अनसेफ कहलाएगा। क्यों सर, तो बच्चों प्रॉब्लम ये है कि एंगल ए से जिस तरह की फिगर, मैं फिगर की रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, अगर ये डायगोनल्स नहीं होती तब एंगल ए बोल दो, सिंपल, इसको एंगल ए बोलो, डी ए भी बोलने की जरूरत नहीं है। यहां तुम्हें अगर मेरी बात मानो, अगर आपको ये एंगल दिखाना है पूरा, भाई अगर आपको इस पूरे एंगल को दिखाना है तब आपको उसको एंगल डीएबी या बीएडी बोलोगे तो सेफ जोन में रहोगे। एंगल ए बोलोगे तो मैं खुद ही नंबर काट लूंगा, मैं बाकी टीचर्स की तो बात ही नहीं कर रहा। मेरे टेस्ट में करोगे तो मैं ही नंबर काट लूंगा, किस खुशी में यार। तुम्हें कैसे पता पड़ रहा है तुम कौन सा एंगल ए की बात कर रहे हो। तुम हो सकता है बीएसी को भी एंगल ए ही बोल रहे हो, डीएसी भी तो एंगल ए पर ही बन रहा है और बीएडी भी एंगल ए ही बन रहा है, समझ रहे हो। तो इस जगह पर अगर तुम उसको एंगल ए ना बोल के बीएडी या डीएबी बोलोगे तो ज्यादा सेफ जोन में रहोगे। तो जब एक ही एंगल ऐसा कट रहा हो, बीच में से दोनों आर्म के बीच में से एक और आर्म निकल रही हो, तब उसको फिर आपको इस फॉर्मेट में बताना चाहिए। हर चीज का बेसिक है, मैं जानबूझ के कोई चीज नहीं कह रहा हूँ। आपको लगा रहा है एंगल से पढ़ा रहे हैं, ये तो पता ही था हमको, पता थी क्या ये बात। बहुत से लोगों को पता होगी, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो एक कन्वेंशन से तो तुम छोटी छोटी गलतियां करते हो। मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि हर परफेक्शन के साथ तुम एक पेपर को कर सको, ठीक है। परफेक्शन में कोई भी गलती नहीं आनी चाहिए। और देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, मैं परफेक्शन की बात कर रहा हूँ। एक प्रोसेस है, परफेक्शन इज नॉट अ क्या डेस्टिनेशन नहीं है, प्रोसेस है, जर्नी है। आप परफेक्ट कभी नहीं बनोगे, बट आप परफेक्शन की तरफ हमेशा बढ़ सकते हो। तो वहीं बढ़ रहे हैं यार अपन। चले आगे, चलिए भाई, नोट हो गया है ना। तो एंगल्स वाला भी आपको एक लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरा डिटेल में एक लेक्चर है एंगल्स के ऊपर। एंगल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वगैरह, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, मतलब सर उसी एंगल्स वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में आगे भी समझा रखा है कि भैया ट्रांसवर्स से तुम्हें दिक्कत आती होगी ना, कि कौन कॉरेस्पॉन्डिंग है, कौन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन वर्टिकली अपोजिट है, कौन अल्टरनेट एक्सटीरियर है, सब समझा रखा है। कहाँ वो इक्वल होते हैं, किन में क्या रिलेशन होता है, कौन सप्लीमेंट्री कौन कॉम्प्लीमेंट्री, पूरा एंगल के ऊपर डिटेल लेक्चर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, देख लेना जाके। मैं कह रहा हूँ ना हर टॉपिक पे आपको एक डिटेल इस तरह का लेक्चर मिलने वाला है। बहुत से पे बन चुका है, बहुत से पे आगे बनने वाले हैं, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स। सर टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन क्या होगा साइड एज एन आर्म। सर किस खुशी में,
मैंने कहा एडजेसेंट साइड्स क्या थी जिनमें कॉमन पॉइंट था, तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे जिसमें कॉमन आर्म होगी। ढंग से देखो ए और बी में क्या है, एंगल ए और बी एडजेसेंट क्यों है, समझाते हैं क्यों है। ये देखिए अब ध्यान से देखना, एंगल ए क्या है, ये है, किस किसने बनाया एंगल ए को, ए बी और सी डी, ए बी और ए डी ने, ठीक है। एंगल बी क्या है, एंगल बी को किस किसने बनाया, ए बी और बी सी ने। क्या साबित करना चाह रहे हो, मैंने कहा दोनों में ए बी कॉमन था नहीं था। एक एंगल को भी समझाया पीछे, दो आर्म से एंगल बनता है, तो भैया इसमें जो दो आर्म थी ए डी और ए बी, इसमें भी दो आर्म थी ए बी और बी सी, क्या दोनों आर्म के अंदर, क्या दोनों आर्म के अंदर ए बी कॉमन आया या नहीं आया, दोनों आर्म में एक कॉमन साइड ए बी है या नहीं। अगर एक कॉमन साइड ए बी है तो आप समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो सर, कि दोनों एंगल ए और बी एडजेसेंट है। इसी तरीके से सी और डी भी क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे, बी और सी भी एडजेसेंट होंगे, और डी और ए भी एडजेसेंट होंगे। तो अपोजिट कौन होंगे, ए सी बी और डी। तो सिंपल सी बात है, एडजेसेंट वर्टिसेस पे बनने वाले एंगल एडजेसेंट होते हैं, ए और बी एडजेसेंट वर्टिसेस है तो एडजेसेंट एंगल भी बनेंगे, और बी और सी क्या है, बी और डी क्या है, अपोजिट वर्टिसेस, तो अपोजिट एंगल बनेंगे। छाप लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, है ना, रुकना ही नहीं है बिल्कुल। चले आगे, चलिए सर अब बात करते हैं अपोजिट एंगल्स के बारे में। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपने कहा सर इस पे बात करने लायक कुछ बचा है अब, मैंने कहा वैसे बचा तो नहीं, तो देख लो जल्दी से। आपने बोला कि सर दो एंगल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट तब कहलाएंगे जब वो एडजेसेंट ना हो। टू एंगल्स विच आर नॉट एडजेसेंट वही क्या होंगे, अपोजिट। अच्छा क्या है सर जो बुरा नहीं है, बुरा क्या है जो अच्छा नहीं है, ये कोई डेफिनेशन दी हुई, तो डेफिनेशन में समझ लो आप, है ना। ए सी और बी डी दो पेयर इसलिए कि बच्चों अपोजिट वर्टिसेस पे बन रहे हैं। बेसिकली अपोजिट एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें आर्म कॉमन नहीं होती है। नॉट एडजेसेंट का मतलब क्या है, ये मैं इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि मैं एडजेसेंट की डेफिनेशन दे चुका हूँ। एडजेसेंट में मैंने बोला था कि जिसमें एक आर्म कॉमन हो, दो एंगल्स अगर जिन भी आर्म से बन रहे हो मगर एक आर्म यानी कि बेसिकली एक साइड कॉमन है तो एडजेसेंट है। तो अपोजिट में एक भी साइड कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो एंगल ए किससे बन रहा है, ए बी और ए डी से, और एंगल सी किससे बन रहा है, डी सी और बी सी से। दोनों में से एक भी साइड आपकी कॉमन नहीं आ रही है, राइट। तो अगर आपकी एक भी साइड कॉमन नहीं आ रही तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स अपोजिट होंगे। छाप लो जल्दी से, है कि नहीं है, छाप लिया। अरे भाई साहब बड़े स्मार्ट लोग हैं अपन। चलिए अब अपोजिट एंगल्स के बाद अपन आगे चलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर। हाँ भाई बोलो सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एंगल के सम की प्रॉपर्टी, यानी कि बेसिकली वह रूल जो कहता है कि किसी भी एक पॉलीगन के अंदर, अभी क्वाड्रिलेटरल है मैं जनरल बता रहा हूँ, मैंने पॉलीगन वाले लेक्चर में डिटेल में पॉलीगन के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है उस पर बात करी है, वहां पर आपको एक फॉर्मूला भी दिया है n-2 इंटू 180, जिसमें आप n के वैल्यू डालते जाओ, आपको किसी भी तरह के पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर आप ये बता सकते हो कि उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होती है। क्लियर है, वैसे ही आपकी पॉलीगन की थी तो पॉलीगन में n की वैल्यू 4 डालो, क्वाड्रिलेटरल की मिल जाएगी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती क्या है, जनरली बताओ, किसी की भी हो, क्वाड्रिलेटरल की हो, ट्राइंगल की हो, स्टेटमेंट क्या है, ये है क्या चीज। एंगल सम प्रॉपर्टी एक रूल है जो ये बोलता है कि किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। कांस्टेंट होता है क्या सर, होता है तभी तो रूल बढ़ा रहा हूँ। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 हमेशा होता है। तुमने कहा हाँ, हर ट्राइंगल में होता है, तुमने बोला हाँ, क्यों, क्योंकि सर रूल है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। राइट एंगल ट्राइंगल ले लो तब भी 180 डिग्री आएगा, इक्विलेटरल ले लो, आइसोसेलेस ले लो, स्केलियन ट्राइंगल ले लो, अजीब सा कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, किसी भी तरह के ट्राइंगल को ले लो सर, क्या मिलेगा, हमेशा तीनों एंगल्स का सम 180 मिलेगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। उसी तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है, इट सेज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल स्टेट्स दैट the sum of all the four angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। यानी कि सर अगर ए बी सी डी एक आपका क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी सी डी के चारों एंगल्स का सम कितना निकल के आएगा, आपने बोला कि सर 360 डिग्री निकल के आएगा। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू
360 डिग्री। क्या कोई समस्या है इस लेक्चर के अंदर? नहीं है सर। क्या कोई समस्या है इस प्रॉपर्टी को समझने में? नहीं। क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, अंदर के चारों एंगल सर 360 डिग्री। सर शेप पे डिपेंड नहीं करेगा? मैंने कहा नहीं करेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मैं ध्यान से सुनना, दैट इज एनी क्वाड्रिलेटरल, ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चार साइड वाले कोई भी क्लोज्ड फिगर के चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। सिंपल क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स वॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई? स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के, 9 4 जा 360 आ रहा है। रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के, है कि नहीं? तुम रोम्बस के निकाल लो, पैरेललोग्राम के निकाल लो, ट्रेपेजियम के निकाल लो, काइट के निकाल लो, तुम्हें जैसा क्वाड्रिलेटरल या अजीब सा कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके निकाल लो, चारों एंगल्स का सम हमेशा कितना मिलेगा? 360 डिग्री। यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है। छाप लो इसको, छाप लिया? चलें आगे? चलिए सर, अब स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं। अब तक मैंने आपको लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया है वो एक लेक्चर का एक पार्ट था। इस वन शॉट में हमने एक पार्ट में बेसिक सारा कवर कर दिया कि पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन में क्वाड्रिलेटरल की प्लेसिंग कहाँ पर होती है, n=4 पे होती है, क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, उसमें अपोजिट एडजेसेंट क्या है, वैसे साइड्स वर्टिसेस देखिए, डायगोनल्स देख ली, ठीक है? आपने ये भी देख लिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। अब बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होते कितने तरीके के हैं सर, कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हमें पढ़ने हैं? मैंने कहा 7 तरीके के होते हैं टेक्निकली अगर देखा जाए तो। उसमें से अगर थोड़ा ऊपर ऊपर से देखूं तो 6 ही होते हैं, ट्रेपेजियम तक होते हैं। मैं 7वां किसको ले रहा हूँ? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को। ट्रेपेजियम का ही एक वेरिएशन होता है, थोड़ा सा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, उसी को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हम लोग कहते हैं। तो आप देखेंगे टोटल आपको 7 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स देखने को मिलेंगे। 7 को मैं पढ़ाऊंगा, एक एक की प्रॉपर्टी बताऊंगा, याद रखने का तरीका बताऊंगा, कौन किस फैमिली के अंदर आता है मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि अगर ये याद हो गया इट विल बी अ गेम चेंजर इन द एग्जाम्स, आपको बड़ा मजा आएगा। तो बच्चों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो, है कि नहीं? कुछ नया सीखने को मिला है तो दूसरों को रिकमेंड भी करना है अपने को, और अपने को खुद को तो इसको पढ़ना ही है, नोट जरूर करेंगे हर चीज को, ठीक है? तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो सर स्पेशल का मतलब क्या है यहाँ पर? सुनना, ऑल्दो, हालांकि अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज हैज 4 साइड्स, ठीक है, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड से सब कुछ क्लियर हो जाता है। द मेजर ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स डिफर। क्या मतलब है? मैंने कहा कि हालांकि हम ये कहना चाहते हैं कि चूंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स 4 एंगल्स होती हैं, होती होंगी, लेकिन मेजर जो होता है साइड्स और एंगल्स का वो अलग अलग होता है कि नहीं है? तो क्वाड्रिलेटरल्स की 4 साइड्स और 4 एंगल्स का जो मेजर है वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो उसी के बेसिस पर कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल बनते हैं। उन चारों के कुछ पेयर्स होते हैं, किसी की साइड्स इक्वल हो सकती है, किसी की अपोजिट इक्वल होती है, किसी की परपेंडिकुलर होती है, किसी में एंगल्स का कुछ सीन होता है। तो इन चारों के वेरिएशंस मिला के हमने कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स निकाले हैं। ये हैं वो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर को बहुत सोच समझ के चूज किया है मैंने कि कौन सा फिगर लेना चाहिए। उसका कारण है ये चारों के चारों एक फैमिली है, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम फैमिली। मैं यहीं से आपको समझाना शुरू कर देता हूं कि कैसे आपको इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना है। दिस इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम फैमिली। अब पैरेललोग्राम फैमिली बेसिकली क्या होती है? पैरेललोग्राम फैमिली का मतलब होता है वो चारों जो पैरेललोग्राम ही हैं उसी फैमिली में अलग अलग वेरिएशंस के साथ आते हैं। उसके बाद 5वां होता है काइट, इंडिविजुअल चलता है, फिर ट्रेपेजॉइड, उसके बाद एक और होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है? एक्चुअल में ट्रेपेजॉइड को ही ट्रेपेजियम भी कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम 7वें नंबर पे आता है। तो टोटल 4 तो आपके पैरेललोग्राम फैमिली के मेंबर्स हैं, 5वां काइट और 2 आपके ट्रेपेजियम होते हैं। ये टोटल 7 तरह के आपके क्या होते हैं बच्चों? क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल नोट करें इसको। अब इन 7 को याद कैसे रखेंगे समझाते हैं अभी। जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं उसी ऑर्डर में याद रखोगे तो याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से। नोट हो गया? चले आगे? चलो चलिए सर, नोट हो चुका है
तो सबसे पहले बात करें कि पैरेललोग्राम क्या होता है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंस जो है याद रखने का वो स्टार्ट होगा और यहाँ से मैं आपको याद रखने का तरीका भी समझाऊंगा। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। पैरेललोग्राम नाम से पता पड़ता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, यही इसकी एकमात्र डेफिनेशन है। बहुत सारी और भी हो सकती हैं पर जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आपने बोला इक्वल की बात नहीं कर रहा हूं, पैरेलल। अब समझो पैरेलल, मैंने लाइंस एंड एंगल्स वाले के अंदर ये बहुत डिटेल में समझाया कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, कैसे होती हैं, ठीक है, उसको जाके देखना उस लेक्चर को, बढ़िया क्लियर करवा देता हूँ कि दो लाइंस पैरेलल कहलाती हैं जब उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। यानी कि वो आपकी कॉपी का मार्जिन देखना, आपकी जो कॉपी की लाइंस होती हैं सिंगल लाइन वो सब पैरेलल हैं। दो नॉन पैरेलल लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी, वो इस तरीके से होगी, एंगल पे होगी, हमेशा वो जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो आपने बोला किसी तरीके से दो लाइंस ऐसे ले लो, तो ये जो फिगर बनेगा P, Q, R और S, चार इंटरसेक्शन पॉइंट से, यही क्या है, पैरेललोग्राम है। क्योंकि ये कहता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। अब PS QR के पैरेलल है क्योंकि वो उन लाइंस के ऊपर लाई कर रही है जो दोनों आपस में पैरेलल है। वैसे ही PQ SR के पैरेलल है क्योंकि वो उन लाइंस के ऊपर लाई कर रहा है जो आपस में पैरेलल है। तो आप देख सकते हो कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कुछ कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। अगर इसको नाम देना चाहें तो हम नाम दे सकते हैं। लेट अस गिव अ नेम A B C D। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम क्योंकि AB पैरेलल टू DC है, CB पैरेलल टू AD है। तो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम तभी कहलाएगा जब AB BC के पैरेलल, AB DC के पैरेलल हो और AD BC के, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ये एरो पैरेलल लाइंस को शो करने वाले सिंबल्स हैं। जैसे कि आप इक्वल के लिए शो करते हो ना, ये ऐसे लगाते हो आप कि AD BC के इक्वल है, DC AB के इक्वल है। वैसे ही बच्चों ये एरो से पता पड़ता है कि भैया जो AB है वो CD के पैरेलल है और जो AD है वो BC के पैरेलल है। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो मज़ा आ जाने वाला है बिल्कुल, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपन प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि भैया अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये प्रॉपर्टी है। तुमने बोला कि सर इसके बेसिस पे आप क्या प्रूफ कर सकते हो। मैंने कहा अगर मैं प्रॉपर्टीज को प्रूफ करवाने पर आऊं तो ध्यान से देखो, DC AB के पैरेलल है, तुमने कहा है। तो मैंने कहा AD ट्रांसवर्सल है, तुमने कहा हाँ। तो मैंने कहा एंगल D और एंगल A क्या होंगे, तुमने बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल A प्लस एंगल D क्या होंगे, तुमने बोला उसके अकॉर्डिंग। लाइंस एंड एंगल्स में बता चुका हूं कि पैरेलल लाइंस को जब भी एक ट्रांसवर्सल काटती है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों इंटीरियर एंगल है और AD जो ट्रांसवर्सल है उसके राइट साइड पर है दोनों के दोनों। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। हाँ है ना, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो पहली प्रॉपर्टी तो मैं अगर बताऊं पैरेललोग्राम की तो ये होती है, adjacent angles in a parallelogram are supplementary। है कि नहीं है। एडजेसेंट एंगल्स एक पैरेललोग्राम में क्या होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री होते हैं। और होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि सर A और B को देखोगे तो भैया AD BC के पैरेलल, AB ट्रांसवर्सल, तो एंगल A और एंगल B एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वैसे ही अगर आप देखोगे DC AB के पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल C और एंगल B क्या हो गए, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई। आपने कहा यार आ गई यार। मैंने कहा ये पहली प्रॉपर्टी है एक तरीके से। ये आपको बहुत सारी बुक्स में क्या होगा, हायर क्लासेस में जाके मिलती है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक साथ पढ़ाया जाने वाला फिगर है। जब आपको हायर क्लासेस में लास्ट क्लासेस जब ये क्वाड्रिलेटरल आए तो वहां पर अभी तक की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एक साथ टीचर को रिकॉल करवानी चाहिए, वरना बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बच्चों छाप लो इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सर पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं बताओ। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात तो करनी पड़ेगी ना अपने को।
तो क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में कोई जानकारी अपन दे सकते हैं? आपने बोला बिल्कुल दे सकते हैं सर। क्या? मैंने कहा पहली तो आपकी यही है कि आपकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। मैंने कहा बिल्कुल होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी आप समझना, यहाँ से जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा वो स्पेसिफिक पैरेललोग्राम के बारे में नहीं है। हर वो फिगर जो पैरेललोग्राम फैमिली के अंदर आता है उसको ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट मिलेगी। दोबारा सुन लो, मैं जिस ऑर्डर में ये आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस ऑर्डर में मैंने स्लाइड सेट कर रखी है उसी ऑर्डर में आप याद रखना प्रॉपर्टीज को, कभी नहीं भूलोगे। आप गलती यही करते हो कि आप ऑर्डर चेंज करते रहते हो। वो बचपन में नहीं होता था कि 5 फॉलो मम्मी पहला नहीं आ रहा चौथा सुना दूं। अरे क्यों सुना दूं, क्यों सुना दूं? पहला पहले पर ही रहना चाहिए। आपने बोला हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, हर बुक में अलग अलग होती है। मैंने कहा आपको 50 किताबें तो नहीं पढ़नी, आपको तो नोट्स पढ़ने, नोट्स बनाने। आपको गिनती इसलिए याद है बच्चों क्योंकि आपको पता है कि 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है। अगर आपको गिनती ऐसे याद करवाई जाए 1 2 फिर 7 8 9, आप भूलते जाओगे। आप एक ही ऑर्डर को जितनी बार पढ़ते हो आपको याद रहता है। समझ रहे हो? कभी सोचा है कि होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर उनको मेन्यू कैसे याद रहता है? उनका मेन्यू कार्ड एक ऑर्डर में फिक्स है ना भाई। दाल मखनी के बाद अगर दाल तड़का आती है, उसके बाद अगर प्लेन या फिर लेमन राइस आता है तो उनको उसी तरीके से याद है। समझ रहे हो? अगर आप उसको मिक्स करते रहोगे तो उनको याद नहीं रहे। उनको याद है कि भाई बर्गर के नीचे मैंने 6 तरह की वैरायटी डाल रखी है, मैं 6 तरह के पेटीज रखता हूँ, 3 तरह के मोमोज रखता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? मुंह में पानी आ रहा है, मेरे भी आ रहा है, बट क्या करें, है ना, खा नहीं सकते अभी अपन, लेक्चर चल रहा है, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म। तो आप देखिए भाई, प्रोफेशनलिज्म का पी तो आता ही है अपने को, है ना, बाकी सब तो साइड में गया अभी। तो चलिए, तो आपने बोला कि आपको पता है कि बर्गर के अंदर 6 वैरायटी है, तो बंदे को कभी अगर 4 तरह के बर्गर याद है उसको ये तो याद रहेगा। मैं नहीं कह रहा कि 6 याद हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ उसको ये याद है ना कि भैया मैं 2 भूल रहा हूँ। जिसको पता है कि वो गलती कर रहा है वो जीतेगा, जिसको पता है वो क्या गलती कर रहा है वो जल्दी जीतेगा, और जिसको ये दोनों बात पता करने के बाद उसने गलती सुधार ली वो जीत गया। मेरी बात समझ रहे हो? स्टेटमेंट सुन लो, ये हमको हमारे टीचर कहा करते थे, मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को कहना, ठीक है, दिए से दिया जलता है। हमको ये बात कही गई थी, बचपन में कहा था, और ये बात मुझे अब समझ में आती है, सही बता रहा हूँ। अब उनको लगता है कि अपने को बहुत चीज़ें आती है, अपने को नहीं आती। सर हमसे कहते थे कि अगर आपको पता है कि आप गलती कर रहे हो, क्योंकि जिसको लग रहा है वो सही कर रहा है वो मूर्ख है, वो मुंह पे कहते थे। अगर आपको पता है कि आप गलती कर रहे हो तो आप जीत रहे हो, आप जीतने के रास्ते पर हो, आप जीतोगे। अगर आपको लग रहा है, यार सुनना, जीत रहे हो, जीतने के रास्ते पर हो, आप जीत भी जाओगे शायद, ये कहा। अगर आपको पता है ना कि आप क्या गलती कर रहे हो, आप थोड़ा सा जल्दी जीतोगे उस बंदे से जिसको पता है कि वो गलती कर रहा है, और जिसको पता है कि वो गलती के साथ क्या गलती कर रहा है वो जल्दी जीतेगा, जल्दी जीतने की राह पर है, ठीक है। और जिसको पता है ना कि वो क्या गलती कर रहा है और उसने गलती सुधार ली वो जीत गया। सीरियसली हमारे सर स्टेटमेंट कहते थे और समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। तो आप किसी भी चीज को ऑर्डर में याद रखो। मैं क्यों कह रहा हूँ यार, देखो सीधी सी बात है, मैं तो आपको एक लॉजिक देता हूँ, अगर किसी को विश्वास नहीं हो, मैं टीचर हूँ, मैं 8 से लेकर 12 तक की पूरी मैथ्स पढ़ाता हूँ, है कि नहीं है? 8 9 10 वाले भी आते हैं, 11 12 वाले भी आते हैं, जेई भी पढ़ाता हूँ। मुझे 5 क्लासेस का कंटेंट कैसे याद रह जाता है? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई एम नॉट जस्ट अ मैथमेटिक्स टीचर, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें याद रखनी। ग्रामर के रूल्स ही अपने आप में बहुत सारे होते हैं, वो चीज़ें याद कैसी रहती है? स्टार्टिंग में नहीं रहती थी बच्चों। मुझे दोनों सब्जेक्ट से प्यार है, बहुत प्रेशर आया कि एक सब्जेक्ट को पकड़ो, क्योंकि दिक्कत ये आती थी कि अगर आप 2 सब्जेक्ट रखोगे, हर टीचर रख सकता है आपको, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 4 5 सब्जेक्ट पढ़ें तो टीचर को भी दम होना चाहिए कि कम से कम 2 सब्जेक्ट तो बढ़ा के दिखाए। ये ट्रू है, हर टीचर चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि याद ही नहीं रहती थी चीज़ें यार। कभी ग्रामर के, कभी टेंस के रूल भूल के, कभी पास्ट टेंस में क्लास में पढ़ा रहा हूँ याद नहीं आ रहा, कभी नोट्स लेके जा रहा हूँ। और वो टीचर जो क्लास में नोट्स लेके आ रहे, दे आर गुड, वो कुछ गलत नहीं लिखवा रहे, बट यार एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। तो वो कैसे आता था? तो मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट करा, तो थोड़ा सा पास्ट में अपने गया कि पहले कैसे चीज़ें याद रहती थी, क्या चीज़ें याद रहती है, क्यों रहती है। मुझे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले आज भी याद हैं यार, जो हमको 11 12 में सर ने पढ़ाए थे, एज इट इज़ याद है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस ऑर्डर में हमारे सर ने ही इज़ नो मोर, और जिन्होंने जो पढ़ाया था बहुत अच्छे टीचर थे हमारे, उन्हीं के दम पे आज मैं जो भी मैथ्स पढ़ा पा रहा हूँ, उनका मैं बहुत बड़ा क्रेडिट उनको देता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जो उन्होंने लिखाई थी ना चीज़ें, मैंने नोटिस करा, क्या मैंने ड्रॉप दे लिया, 12th कर ली है ना, उसके बाद मैं कॉलेज में आ गया, पढ़ाने लग गया, मैंने कभी उस ऑर्डर को चेंज ही नहीं करा। वही 29 फॉर्मूले जो इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री में लिखवाए थे, 26 आइडेंटिटी लिमिट एंड कंटिन्यूटी की थी, 26 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के थे, 34 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के थे, 20 लिमिट एंड कंटिन्यूटी की आइडेंटिटीज थी, 12 लॉगरिथम की आइडेंटिटीज थी, और 8 सेक्शंस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले के थे। वो ऐसे इट इज याद है मुझे। 12 फॉर्मूले जो थे उन्होंने लिखवाए थे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के, वो ऐसे याद, मुझे नंबर तक याद है तुम्हारे सामने, और वो उसी ऑर्डर में याद, मैं भूला ही नहीं कभी। देन आई रियलाइज, देन आई क्राइड किया, अगर इन चीज़ों को याद रखना मैं भी भूलता था। ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, बड़ी क्लास में जब आप आओगे बहुत दिक्कत करेंगे।
इन सेंटर एक्स सेंटर क्या होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, याद नहीं रहेंगे। ट्रिक बता रहा हूँ आपको, क्या करना है बच्चों, जिस ऑर्डर में आप, जिस भी ऑर्डर में आप एक बार लिख रहे हो किसी चीज को, उसको ढंग से बना लो, लॉजिकल वे में बना लो, उसको चेंज मत करो फिर लाइफ लॉन्ग, समझ रहे हो। हाँ इतना चलता है कि ए प्लस बी के होल क्यूब को आप एक्स प्लस वाई का होल क्यूब याद रख लो, जिसमें से साइन थीटा में फॉर्मूला याद है, कहीं पर साइन एक्स में होता है, कहीं साइन ए साइन बी में होता है, वो चलता है। वेरिएबल का चेंज चलेगा, ऑर्डर चेंज मत करो फॉर्मूले का। मेरी बात समझ रहे हो। बहुत से तुम ये गलती करते हो, तुम्हें एक बहुत बेसिक सी मिस्टेक बताता हूँ, तुमको लगेगा कि क्या है, जब तुम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे क्लास 11th में, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती कर रहे हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बहुत से बच्चे बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बहुत से बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुमने बोला सेम ही तो आगे पीछे कर रखा है, मैंने कहा नहीं है बच्चों, गलत है, दूसरा वाला फॉर्मूला गलत है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज करेक्ट फॉर्मुलेशन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक तरीके से गलत है, फॉर्मूला सही है, उसका ऑर्डर गलत है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ए स्क्वायर था, अगले टर्म में ए की एक पावर कम होनी चाहिए, उसके अगले टर्म में ए की पावर 0 ही हो गई। पहले टर्म में बी था ही नहीं, दूसरी टर्म में बी की एक पावर आई, तीसरी टर्म में बी की एक पावर और बढ़ गई। ढंग से देखो ना, ए स्क्वायर था, फिर 2ab में सिर्फ ए ही रह गया, और लास्ट में तो ए की पावर 0 ही हो गई, खत्म ही हो गया ना। ए स्क्वायर में बी था ही नहीं, फिर बी की इंट्रोडक्शन हुआ, बी की पावर बनाई, फिर बी का स्क्वायर हुआ। ए प्लस बी का होल क्यूब का सही ऑर्डर क्या होगा इस हिसाब से, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी क्यूब, है कि नहीं है। ए क्यूब के बाद 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर रह गया, प्लस 3ab स्क्वायर, ए रह गया, प्लस बी क्यूब, ए गायब भी हो गया, और बी बढ़ता जा रहा है इसी ऑर्डर में। ये बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है। बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है, मैं ए प्लस बी की होल पावर 4 भी बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो ए प्लस बी की होल पावर एन का फॉर्मूला पता है, मैं उसी से निकाल रहा हूँ। मेरी बातें समझ रहे हो। तो जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ उस ऑर्डर में याद करना। ये बहुत, ये 2-3 मिनट जो मैंने 4 मिनट आपको बातें समझाई है ना, ये लाइफ लॉन्ग याद रखना। किसी भी ऑर्डर में एक चीज़ को मल्टीपल किताबों से पढ़ना छोड़ो, एक किताब को बार बार पढ़ने की आदत डालो, तो ही सफल हो पाओगे। मल्टीपल किताबों से पढ़ने का मजा तब आता है जब कॉन्सेप्ट समझ लो कि अलग तरीके से कैसे समझा रखा है। बट ए प्लस बी का होल क्यूब हर किताब में वैसा ही रहेगा, कोई इसको एक्स वाई में लिख देगा, कोई उसको पी क्यू में लिख देगा। बहुत से जो ऑथर्स है वो एम प्लस एन का होल स्क्वायर भी लिखते हैं, एम और एन भी यूज कर लेते हैं, वो उनकी इच्छा है यार, है ना। अपने को कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट तो एक ही रहेगा ना बच्चों, उसको समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, वो देख लो आप, ठीक है। यूपीएससी वाले यही करते हैं, एक किताब को बार बार पढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं, एक ही कंसेप्ट को मल्टीपल किताबों से पढ़ते हैं, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, हिस्ट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो समझदार है, वो एक ही किताब को इतनी बार पढ़ते हैं पेज नंबर तक याद हो जाते हैं। मुझे याद है, मुझे एनसीईआरटी के सारे पेज नंबर रट गए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। मैं इतना बताता हूँ कि भाई बच्चे ने सवाल पूछा कि बेटा देखना राइट साइड के पेज में टॉप राइट कॉर्नर पे होगी ये चीज़ जो तू पूछ रहा है। एक सैंडविच थ्योरम आती है तुम्हारे शायद क्लास 11th में आती है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटीज के अंदर, है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अंदर सैंडविच थ्योरम। मैंने कहा लेफ्ट साइड पे टॉप राइट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होगा, ये ग्राफ होगा पूरा एक। मुझे इतना भी याद है, क्यों, मल्टीपल टाइम्स पढ़ाई ना एक ही किताब को। क्वेश्चंस फिर हम धीरे धीरे लेके चलते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की अपन बात करते हैं बच्चों। तो पी क्यू टी आर या आर टी क्यू पी, मैंने एक पैरेललोग्राम अज्यूम कर लिया, तो पहली ही बात क्या है कि आर क्यू पी टी के पैरेलल होगा, एरो दिख रहा होगा पैरेलल का सिंबल, आर पी टी क्यू के पैरेलल है, ये डेफिनेशन हो गई। अब ध्यान से सुनना, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हाँ एंगल आर प्लस एंगल पी तो क्या होंगे 180 और सप्लीमेंट्री होते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, हो रही बढ़ेगी, तुम दिमाग लगाओ। अगर दो साइड पैरेलल है तो बहुत लंबी लेंथ जा रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब उसको एक बार आप काटोगे पैरेलल लाइंस के द्वारा तो आप नाप के देखना अपोजिट साइड आपको क्या मिलेंगे, पैरेलल। ये लॉजिकली भी ट्रू है। तुमने बोला कैसे, मैंने कहा मैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके भी काम कर सकता हूँ, बट स्टिल अगर आप ढंग से देखो तो पी आर और क्यू टी क्या है। आपने बोला कि सर पैरेलल लाइन में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, मैंने कहा वही समझा रहा हूँ आपको, मैं इसी चीज़ को प्रूव करवा रहा हूँ। मैंने लाइन्स एंड एंगल्स में भी बात समझाई थी कि पैरेलल लाइंस के बीच में क्या सेम होता है। पैरेलल लाइंस एक्चुअल में पैरेलल्स कहलाती ही तब है जब भी दो जगह से परपेंडिकुलर गिराओ और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ, तो पहली बात तो वो दोनों जगह परपेंडिकुलर होना चाहिए, और अगर ये दो परपेंडिकुलर है ए बी और सी डी, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इम्प्लाइज दैट एम इज पैरेलल टू एन। इस लाइन का नाम एम दे देता हूँ, इसका एन दे देता हूँ, समझ में आया। पैरेलल लाइन पैरेलल कहलाती ही तब है जब उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। आप कोई भी दो पॉइंट पे गिराओ, तो दिमाग लगाओ, ए बी सी डी के बराबर होगा तभी पैरेलल होगी। हाँ, तो ए बी सी डी आपस में क्या है, पैरेलल नहीं है। एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर क्या पैरेलल नहीं होगी, तुम्हारी दो दीवारें कमरे की पैरेलल नहीं होती क्या, पैरेलल प्लेन है ना। तुमने कहा हाँ,
तो मैंने कहा इसी पैरेलल को अगर मैं इसको 5 डिग्री घुमाऊं, इसको भी 5 डिग्री घुमाऊं, तो इनकी पैरेललिज्म मेंटेन रहेगा और लेंथ भी मेंटेन रहेगी। करके देख लो यार, ये दोनों सेम लेंथ के पैरेलल्स हैं, बराबर डिग्री में घुमाऊंगा तभी भी इनकी लेंथ सेम रहेगी। उसी प्रिंसिपल से अपोजिट साइड इक्वल आती है। जितना डिटेल में, जितना बच्चों की तरह समझा सकता हूँ वो समझा रहा हूँ, है ना। क्योंकि यार देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिफोर बीइंग अ टीचर जब मैं आपकी एज में था मुझे बड़ी दिक्कत आती थी इनमें। मैं कोचिंग नहीं जाता था, 9 तक तो नहीं जाता था, 10 से जरूर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी मैथ्स के लिए। तो मैं 9 तक के कंसेप्ट बहुत हिले हुए थे, है ना। खुद से पढ़ता था तो ज़्यादातर चीज़ें तो बुक्स में से जो देख लेता था वो हो जाती थी, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। परसेंटेज वाले चैप्टर में बड़ी दिक्कत आई, मैं उस पर भी एक लेक्चर लूँगा तो आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी बनाया नहीं है ना। तो समझना इन चीज़ों को कि मैंने फिर अलग वेबसाइट, जब इंटरनेट का एक्सेस था तो वेबसाइट्स पे देखा, लाइब्रेरी में बुक्स जा के पढ़ी, तो वहाँ बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे ऑथर्स हैं जो एग्जाम्स के लिए बुक नहीं बनाते, जनरल कंसेप्ट समझाते हैं, वो बड़े प्यार से समझाते हैं। उन्होंने समझा रखी थी एक नई चीज़, है ना, बड़े प्यार से कि ऐसा करके देखो आपको मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आर पी जो है क्यू टी के बराबर है और टी क्यू जो है वो बच्चों, सॉरी, टी क्यू जो है वो आर पी के बराबर है और पी क्यू आर टी के बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं साहब। पूरा एंगल आर पूरा एंगल क्यू के बराबर है और पूरा एंगल पी पूरा एंगल टी के बराबर है। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू, कंफ्यूज मत होना। आर का मतलब क्या है यहाँ पर, वही पी आर टी की बात हो रही है। एंगल क्यू का मतलब क्या है, एंगल पी टी क्यू। तो पी आर टी पी क्यू टी, ध्यान रखना जिस भी एंगल को आप एक्चुअल में टारगेट कर रहे होते हैं वो सेंटर में आता है नाम के, क्योंकि वही तो आपको क्या होता है, वर्टेक्स होता है बच्चों, बाकी तो आर्म्स होती है ना। एंगल टी क्या कहलाएगा वैसे ही, एंगल क्यू टी आर, और एंगल पी क्या कहलाएगा, एंगल आर पी क्यू, है ना। तो कंफ्यूज मत होना। एक तो मैंने आपको सिखाया था बीसी लेक्चर के अंदर पीछे कि जब भी इस तरह की फिगर दे रखा हो तो एंगल को ऐसे लिखना सेफ होता है, तो वो समझा रहा हूँ मैं ना, अपनी बात पे अमल कर रहे हैं अपन। वो हलवाई है, खुद की मिठाई, खुद की दुकान की मिठाई खुद खाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। समझ में आई, ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज आर ई इज इक्वल्स टू ई क्यू और टी ई इज इक्वल्स टू पी ई। ये जो डायगोनल्स है पी टी और आर क्यू, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सर व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड बाइसेक्ट? बाइसेक्ट का मतलब, बाई का मतलब दो, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, है कि नहीं है। तो आपका जो पैरेललोग्राम है आर क्यू और पी टी, वो बेसिकली क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने जा रहा है। तो आपका आर टी तो जो है वो पी क्यू, सॉरी आर क्यू जो है वो तो पी टी को बाइसेक्ट करता है, और जो पी टी है वो आर क्यू को बाइसेक्ट करता है। तो पी टी जो लाइन आ रही है उसने आर क्यू को दो टुकड़ों में काट दिया, देख लो आर ई क्यू के बराबर है। और आपका जो आर क्यू है उसने पी टी को दो टुकड़ों में काट दिया, ये लाइन थी इसको ऐसे काट दिया बीच में से, तो देखो पीई किसके बराबर हो गया, ईटी के बराबर। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल आपस में लेंथ में इक्वल भी होते हैं क्या, नहीं होते, ये समझा रहा हूँ, सुन लो। ये जो तीन प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, ये हर वो फिगर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, जो मैं भी आगे बढ़ाने वाला हूँ, तीनों पैरेललोग्राम होते हैं। तो वो तीनों भी बाय डिफॉल्ट इन प्रॉपर्टीज के साथ आएंगे। ये बेस मॉडल है, समझ, मैंने कहा था ना याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सुन लो। पैरेललोग्राम इज द बेस मॉडल ऑफ अ कार। टॉप मॉडल होता है स्क्वायर, मीडिएटर मॉडल होता है रोम्बस और रेक्टेंगल। इस बात को समझ में आया नहीं है, ये बात समझ में आई नहीं है। कितने बच्चे मेरा इशारा समझिए, मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पैरेललोग्राम बेस मॉडल है कार का, स्क्वायर टॉप मॉडल होता है, रेक्टेंगल रोम्बस क्या होता है, मीडिएटर। आपने बोला कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि जो फीचर्स बेस मॉडल में मिलते हैं वो उसके अपर सेगमेंट की कार्स में तो मिलेंगे ना, अपर सेगमेंट के जो मॉडल्स हैं उसी सेम कार के अंदर। जैसे मान लो मैं पकड़ लेता हूँ किसको, ऑल्टो को नहीं, होंडा सिटी को पकड़ते हैं। अगर मैं मल्टीपल मॉडल्स की बात करूं तो क्रेटा है, हैरियर, इनके मल्टीपल मॉडल्स है, तो चलो हिंडाई क्रेटा पकड़ते हैं। क्रेटा के बेस मॉडल में जो फीचर्स है वो ऊपर के टॉप मॉडल में तो मिलेंगे ही ना, उतने तो गारंटेड मिलेंगे। जिसमें बेस मॉडल में एयर बैग आ रहा है उसके जस्ट ऊपर या टॉप मॉडल्स तक वो चीज़ तो मिलेगी, उससे ज़्यादा ही मिलेगी, उतनी तो मिलेगी, नहीं मिलती क्या। पैरेललोग्राम वही बेस मॉडल है। टॉप मॉडल क्या होता है, सब कुछ ही दे दिया कंपनी ने, महंगा भी होता है, वो स्क्वायर है। स्क्वायर में सब होता है, एंगल भी बराबर, साइड भी बराबर, डायगोनल भी बराबर, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री पे भी करते हैं, सब बराबर होता है।
पैरेललोग्राम इज दी बेस मॉडल, इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ। ये है तरीका याद रखना, ये हायरार्की का ट्राइंगल का लोएस्ट पोर्शन है। पैरेललोग्राम बेस है, बेस पे सब टिका हुआ है। तो रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर में बाय डिफॉल्ट अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। अब कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसलिए देख लो स्क्वायर में तो आप बोलोगे चारों इक्वल होती है, मैंने कहा वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपोजिट होती है नहीं होती इसको जस्टिफाई करवाओ। मैं खड़े खड़े प्रॉपर्टी बता रहा हूँ चारों की, और क्या डिफरेंस है भी बताऊंगा। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद रखनी है, बाकी सबकी याद करवा दूंगा। होती है, तुमने कहा होती है। मैंने कहा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तुमने कहा रेक्टेंगल में तो चारों ही 90 का, तो अपोजिट तो होने ही है। स्क्वायर में भी होते हैं और रोम्बस में भी होते हैं, पैरेललोग्राम ही तो होता है। इसी को खींच के थोड़ा सा छोटा कर दूं, पी क्यू को, पी क्यू थोड़ा सा लंबा जा रहा है ना, बस चारों साइड्स बराबर कर दूं, वही रोम्बस होता है। पैरेललोग्राम ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड बराबर, इसमें अपोजिट बराबर होती है ना। और तीसरी प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट करती है। स्क्वायर में करती है, रेक्टेंगल में करती है, रोम्बस उसमें भी करती है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, ये प्रॉपर्टी भी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है। बेस मॉडल में रोम्बस में आती है तो सब में मिलेगी। रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्या बचा, रोम्बस, तीनों के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। अब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है फिर, मैंने कहा रोम्बस के पास 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती हैं, रेक्टेंगल के पास 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती हैं और आपके स्क्वायर के पास 4 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअल में पैरेललोग्राम के 2 स्पेशल केस है, रोम्बस और रेक्टेंगल, और रोम्बस और रेक्टेंगल का कंबाइंड केस है कौन, स्क्वायर। तुमने कहा नहीं आया समझ में। मैंने कहा हल्क के पास अपनी ताकत है, आयरन मैन के पास अपनी ताकत है। अब ऐसा कोई बंदा सोचो जिसमें हल्क भी हो और आयरन मैन भी हो, कॉम्बिनेशन, जिसके बाद दोनों का फायदा हो। मेरी बात समझ रहे हो, वही चीज बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज आर ई इज इक्वल टू क्यू ए एंड टी इज इक्वल टू पी। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है बच्चों, आपने देखी होगी कि सर कोई भी डायगोनल, पैरेललोग्राम का कोई भी सिंगल डायगोनल उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। बेसिकली ये भी होती है, अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया पी आर टी है और जो पी आर टी और टी क्यू पी है, कॉरेस्पॉन्डेंस बैठा रहा हूँ, पी आर टी और टी क्यू पी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक क्या होता है, किसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या निकल के आता है, इस पर भी मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर है, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। उसको आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर याद रहा तो, मैं बोल तो बहुत चीज़ें रहा हूँ, जिस चीज़ का याद रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सबका ही दे दूंगा आपको। आई बटन पे तो मैं वीडियो शॉर्टली ऐड कर दूंगा, एडिटिंग के टाइम पे मैं ये चीज़ देख लूँगा, ठीक है। तो आई बटन पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे डिटेल्ड वीडियोस हर चीज़ के ऊपर, हर कंसेप्ट के ऊपर। मैं आपको किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो फील करा है ना, मैंने जिन ऑथर्स की बुक पढ़ी है, जिन्होंने क्लास के हिसाब से एग्जाम के लिए, एनटीएससी के लिए मैथ्स, उन लोगों ने कुछ डिटेल में नहीं समझाया उनको सब, क्योंकि देखो उनको समझाना भी नहीं है। जो बुक्स एग्जाम के हिसाब से होती है वो एग्जाम को स्पेसिफिक रहती हैं। जो जनरल बुक्स होती हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़िए, आपको लगता है हार्ड होती है, अरे नहीं होती है, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। अपने इंडियन ऑथर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग मैथ्स फॉर एनटीएससी, दे आर नॉट टीचिंग मैथ्स फॉर जेई, वो सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे जो ऑथर्स हैं उनकी आप बुक्स उठाओगे तो जनरल मैथमेटिक्स हैं, यू विल फाइंड कि कंसेप्ट को कितना मक्खन की तरह समझा रखा, क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर एग्जाम के लिए भी तो पढ़ना ही, वो मैं गलत नहीं मानता, बट देखो कंसेप्ट है, मैं टीचर की तरह दोनों बातें आपके सामने रख रहा हूँ, दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए। चले, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, लिख देता हूँ, चलो ये लाइन भी मैं आपके लिए, कौन कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। A diagonal of a parallelogram divides it into two triangles, divides it into two congruent triangles मान लो। divides it into two क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है ना। तो आपके डायगोनल क्या है, इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल पे देता हूँ, दैट इज ट्राइंगल, मैं डायगोनल आर क्यू पकड़ता हूँ, तो ट्राइंगल आर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। ट्राइंगल आर पी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यू टी आर के, है कि नहीं है। आप देख लो इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे बैठता है, क्या आर पी भी क्यू टी के बराबर आता है, देख लो आर पी क्यू टी के बराबर है।
क्या पी क्यू टी आर के बराबर है? पी क्यू टी आर के बराबर है। और आर क्यू क्यू आर के बराबर होता है, तो आर क्यू क्यू आर तो कॉमन है, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही जो आपका पी टी है वो भी ट्राइंगल के बराबर, वो भी दो ट्राइंगल में बांटेगा इसको, ठीक है। ऑल्सो अगर मैं पी टी को पकड़ता हूँ तो ट्राइंगल आप देखना आर पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर किसको करस्पॉन्ड करेगा? क्यू को। तो क्यू आर के बाद पी तो क्यू टी पी आएगा, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे बिठाना है। तो तुम देख लो आर पी किसके बराबर होता है? क्यू टी के। पी टी किसके बराबर है? पी टी के। आप देख लो कॉमन है। और आर टी किसके बराबर होगा? क्यू पी के। तो आर टी और क्यू पी, आर टी और क्यू पी अपोजिट साइड है, तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो डायगोनल क्या होती है? दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में भी डिवाइड करती है, ध्यान रखना। और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उनका एरिया भी सेम होता है। अच्छा आप लोग, तो ये पहला बेस फिगर है, इसलिए इस पर इतनी मेहनत करी। अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सर आप बता सकते हो खड़े खड़े कि रोम्बस में क्या होता है? मैंने कहा बिल्कुल, रोम्बस में ये तीन प्रॉपर्टीज तो होती है। बेस मॉडल का टॉप मॉडल, बेस मॉडल से अपर वाला मॉडल है वो, तो उसमें कौन सी दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है? वही याद रखनी। हो गया इजी, नहीं रटना पड़ा सब कुछ। पैरेललोग्राम याद रखो, तुम्हें तीनों फिगर याद है। रोम्बस की दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा, रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा, और दोनों की जो चार प्रॉपर्टी होगी टोटल, वो स्क्वायर में होती है। अब रोम्बस क्या होता है देखें, वही नोट हो गया था ना। चलो मैं एक सेकेंड नोट देता हूँ, पोज करके नोट कर लो, ठीक है। हो गया, चलिए तो अब बात करते हैं अपन रोम्बस की। रोम्बस होता क्या? पहले डेफिनेशन दो, फिर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। मैंने कहा ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स ही बराबर होती हैं, एडजेसेंट साइड्स भी बराबर है, इसका मतलब। अब पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। एडजेसेंट क्यों बोला सर आपने? अरे अपोजिट तो पहले ही बराबर होती है पैरेललोग्राम में। अगर एडजेसेंट भी बराबर हो गई, अगल बगल वाली, तो चारों ही बराबर हो गई ना। तो जहां पर चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऐसे ही फिगर को हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। बिल्कुल। तो स्क्वायर क्या कहलाएगा बच्चों? रोम्बस कहलाएगा, है क्या? स्क्वायर भी एक तरह का रोम्बस है, बिल्कुल। ऑल द स्क्वायर आर रोम्बस, पर क्या सारे रोम्बस स्क्वायर होते हैं? नहीं होते। यही बात है। एवरी रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस एंड एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। समझ में आ गई भाई? ये मैंने कहा ना, जो बेस मॉडल में है वो तो टॉप मॉडल में है, लेकिन जो टॉप मॉडल में है वो बेस मॉडल में हो ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल क्लियर। कार का एग्जांपल बड़े आसानी से समझ में आएगा तुम्हें, है ना? मुझे भी शौक है कार्स का, इसीलिए। तो पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। तो आपने बोला ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट अ रोम्बस। समझ में आ गई मेरी जानकारी? तुमने कहा समझ में आ गई। फिगर कैसा दिखता है? मैंने कहा ऐसा दिखता है। अब तुम्हें इसमें शक्ल से दिख रहा होगा, इसमें दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा होती हैं। कौन कौन सी होती है जल्दी से बताओ सर। इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी तो सिंपल सी कॉमन है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, जो कि डेफिनेशन है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसमें मेरा दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है। ये पहला एक्स्ट्रा पॉइंट है। मैं टिक कर रहा हूँ कौन कौन सी याद रखनी है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, तुमने कहा सर जेनेरिक प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम है, वहां से कॉपी करिए, नहीं लिखेंगे। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री, जेनेरिक प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की भी तो यही होती है, नहीं लिखेंगे। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तुमने बोला कि सर एक सेकेंड, इसमें दो प्रॉपर्टी मिक्स्ड है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, यहां तक छोड़ देते, यहां तक अगर अपन छोड़ देते तो क्या होता? अगर डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर तक अपन छोड़ देते, तो यहां तक आपकी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से कॉपीड होती। लेकिन आपने आगे बढ़कर एक बात बोल दी कि राइट एंगल्स पे, यही आपका दूसरा पॉइंट है। जो दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है ना, वो ये है। आ गया समझ में? तो तुम्हें सिर्फ दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो रोम्बस में क्या एक्स्ट्रा होता है? चारों साइड्स बराबर होती है और इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करती है, बट 90 डिग्री पे कट जाते हैं। ये दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है। किससे एक्स्ट्रा होती है? पैरेललोग्राम से। अरे लगा के हार्ड, पैरेललोग्राम याद है, सारी प्रॉपर्टी याद है, दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा याद रखनी है। रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं, एंगल्स में तो कोई रिलेशन नहीं है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री होते हैं, पैरेललोग्राम से कॉपी करके आ रहे हो। दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, चारों साइड्स बराबर हैं और राइट एंगल्स पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट तो करती है, 90 डिग्री पे करती है कि नहीं? अब रोम्बस याद करने में मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी सर, छापो, इतना इजी है। ठीक है, चलिए रोम्बस के बाद बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है सर? क्या होता है रेक्टेंगल, बता सकते हो?
कोई जानकारी रेक्टेंगल के बारे में? तुमने बोला कि सर ऐसा पैरेललोग्राम, रोम्बस से रिलेटेड नहीं है, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस रोम्बस, एक स्पेशल केस रेक्टेंगल, इन दोनों का स्पेशल केस है स्क्वायर। तो रेक्टेंगल क्या होगा? रेक्टेंगल ऐसा रोम्बस होता है जिसमें क्या हो, सारे एंगल 90 डिग्री के हो। तो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स। तुमने कहा कौन सी नई बात बता रहे हो, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा इसलिए तो बोल रहा हूँ। अब ये भी बताऊंगा मैंने क्या लिखा है, एंड 4 राइट एंगल्स। अगर मैं पैरेललोग्राम बोलूं तो ये लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं ये बोल सकता हूँ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स 90 डिग्री। या अगर मैं क्वाड्रिलेटरल लिख रहा हूँ तो मुझे पहले इसका पैरेललोग्राम तो प्रूव करना पड़ेगा प्रभु, नहीं करना पड़ेगा? आपने बोला करना पड़ेगा ना भैया। अगर आप पैरेललोग्राम मुंह से बोल रहे हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तरीके बता रहा हूँ अलग अलग, वेरिएशन सिखा रहा हूँ। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल लिख रहा हूँ तो मुझे विद टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स, इससे ये जस्टिफाई कर रहा हूँ ना मैं कि भाई पैरेललोग्राम है। तो मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम मुंह से नहीं लिखा, पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम मैंने यहाँ समझाया, समझ रहे हो? तो या तो आप पैरेललोग्राम बोल दो, पर अगर आप क्वाड्रिलेटरल पे ही स्टिक करना चाहते हो तो फिर आप पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो, उसके बाद रेक्टेंगल की कंडीशन लगाओगे। क्लियर हो गई बात? रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। तो 4 राइट एंगल, यही जो पहला पॉइंट है ना वो एक्स्ट्रा है। तुमने बोला क्या? मैंने कहा रोम्बस में 2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा थी सिंपल, बाकी सब तो पैरेललोग्राम से कॉपीड था। क्या था रोम्बस वाले मॉडल में? एयर बैग एक्स्ट्रा दे दिया, पीछे रियर एसी वेंट दे दिए। वैसे ही आपका क्या था, रोम्बस के अंदर चारों साइड्स बराबर थी और डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं और सीधे 90 डिग्री पे करती है। यहाँ क्या है, पहली प्रॉपर्टी चारों एंगल 90 डिग्री के, दूसरी प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे नहीं करती, डायगोनल लेकिन लेंथ में इक्वल होती है। बस यही तो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। तो ये आपका रेक्टेंगल है, आप देख सकते हो अपोजिट साइड तो इक्वल और पैरेलल होती है तो पैरेललोग्राम है। पहली प्रॉपर्टी तो जो एक्स्ट्रा है वो है कि 90 डिग्री है इसके चारों एंगल्स। तो देखें it has 2 pairs of equal and parallel sides. Sir, I'm interested in this property. It has 4 right angles. We are interested in this property. This one property. This is the first property which is extra from parallelogram. Diagonals are equal in length. This is the second property which is extra from parallelogram. Parallelogram में diagonals bisect करती है पर ना तो 90 डिग्री पे करती है ना ही इक्वल होती है। ठीक है, रोम्बस में क्या होता था, रोम्बस में डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है और रेक्टेंगल में 90 डिग्री पे नहीं करती। बाइसेक्ट तो करती है, मना नहीं कर रहा हूँ, जो आपके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करती हैं, है ना। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। कहीं कुछ लिखा है क्या राइट एंगल्स? नहीं होता, राइट एंगल्स होता ही नहीं है क्या? नहीं है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ। ठीक है, तो AO OC के बराबर, OD OB के बराबर, आप देख सकते हो। कोई भी डाउट है तो बताओ, है कि नहीं है? आपने बोला कि सर सही बात है। तो यू कैन क्लियरली सी कि सर आपके रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल के अंदर क्या होने वाला है सर? रेक्टेंगल के अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर आपको 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा मिलती है। 2 प्रॉपर्टी में एक में तो क्या होता है 4 राइट एंगल्स होते हैं और एक के अंदर क्या होता है डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होती हैं। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी, है कि नहीं है? यहाँ तक अगर आपको कहानी समझ में आ गई तो नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया भाई नोट? सिंपल सी चीज है ना कि नहीं है भैया? तो आप देख सकते हो रोम्बस के अंदर क्या थी 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा, रेक्टेंगल के अंदर भी क्या थी 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा। चलें भाई आगे। आपने बोला कि चल लो सर, हमारे मना करने से तो अब ऐसा है नहीं कि रुक जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में 4 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है, दोनों रोम्बस की प्रॉपर्टी भी होती है, दोनों रेक्टेंगल। पहले बताता हूँ क्या होती है। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री की। ये तो डेफिनेशन हो गई। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल लेंथ के और चारों एंगल्स 90 डिग्री के। ठीक है, अब इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी जो होती हैं उसमें से 2 तो रोम्बस से कॉपीड होती हैं, 2 पैरेललोग्राम से। पहली प्रॉपर्टी रोम्बस की कॉपी करी इसने, चारों साइड्स बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी रोम्बस की कॉपी करी इसने,
इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसने रेक्टेंगल से कॉपी करी, चारों एंगल 90 डिग्री के। चौथी प्रॉपर्टी भी इसने रेक्टेंगल से कॉपी करी कि डायगोनल्स लेंथ में भी इक्वल होते हैं। चारों बातें होती है। तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक अगर कोई फिगर पूरे क्वाड्रिलेटरल में है तो वो स्क्वायर ही है, ये टॉप मॉडल है। A square is a quadrilateral with 4 equal sides and 4 right angles। ये क्या है, इसके डेफिनेशन है। A square is a quadrilateral, quadrilateral बोल लो, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं बोलना पड़ रहा। मैंने कहा चार अगर साइड इक्वल है, चार एंगल बराबर है, तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम की जो सफिशिएंट कंडीशन है उसको प्रोवाइड कर रहा है। वैसे भी एक क्वाड्रिलेटरल इसमें चारों साइड बराबर है वो पैरेललोग्राम होता है। हायर क्लासेस में आप ये चीजें भी पढ़ोगे, ठीक है। तो चारों साइड्स अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल है तो इट इज अ पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम की एक डेफिनेशन है। जनरल डेफिनेशन पैरेललोग्राम की ये होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। बट पैरेललोग्राम को लाने के 50 तरीके हैं कि भाई अपोजिट एंगल अगर इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो भी पैरेललोग्राम है। बेसिकली पैरेललोग्राम की कोई भी एक प्रॉपर्टी को अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल फॉलो करता है तो पैरेललोग्राम है, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। क्लियर हो गया। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो एबीसीडी अगर एक स्क्वायर है तो देखना टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, कोई नई बात नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं है सर इस प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम से कॉपी करी हुई है। 4 राइट एंगल्स 4 इक्वल साइड्स, ये जो प्रॉपर्टी है 4 राइट एंगल्स, ये भाई ने कॉपी करी है रेक्टेंगल से। 4 इक्वल साइड्स ये कहां से कॉपी करी है? रोहम्बस से। मैं कहा 4 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा, ये रोहम्बस का और रेक्टेंगल का कंबाइंड केस है। तो 4 राइट एंगल्स ये कहां से उठाए भाई ने? स्क्वायर में से। सॉरी, 4 राइट एंगल्स क्या होंगे? ये 4 राइट एंगल्स रेक्टेंगल से उठाया, 4 इक्वल साइड्स ये रोहम्बस में से उठाई। तो 2 प्रॉपर्टी कॉपीड हो गई, दोनों का कंबाइंड कैसे देखना भी। डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ ये कहां से उठाई सर? किस में होते हैं डायगोनल लेंथ के अंदर इक्वल? सर रेक्टेंगल में होते हैं। रेक्टेंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना, क्योंकि आप रेक्टेंगल क्या होता है? ये होता है। तो अभी AC का स्क्वायर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और रेक्टेंगल के अंदर ही BD भी क्या होगा? BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो अपोजिट साइड बराबर होती है, BC तो कॉमन है ही सही। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये चीज समझा सकते हो कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हो गया, देख सकते हो। और चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये राइट एंगल्स कहां से उठाया भाई ने? रोहम्बस में से। अब बताओ, आपको डाउट बचा क्या किसी की भी प्रॉपर्टी में कि कौन बाइसेक्ट करता है, किसमें क्या नहीं होता? पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, ये ट्रू बात है, तीनों के लिए ट्रू है। 90 डिग्री पे करती है, ये सिर्फ रोहम्बस में ट्रू है। बाइसेक्ट करती है और लेंथ में इक्वल होती है, ये सिर्फ रेक्टेंगल में ट्रू है। बाइसेक्ट भी करती है, लेंथ में भी इक्वल होती है, 90 डिग्री पे भी करती हैं, ये स्क्वायर में ट्रू है। क्योंकि स्क्वायर सबसे जनरल, सबसे सिमेट्रिक केस है। छाप लो। आई थिंक मैंने जितना इजी तरीके से समझा सकता था समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, ये 4 क्वाड्रिलेटरल्स आपके कंप्लीट हो गए, ये पैरेललोग्राम फैमिली कंप्लीट हो गई। अब किसकी बात करेंगे अपन? काइट ट्रेपेजियम की। नोट कर लो जल्दी से। कर लिया भाई नोट? चलें आगे? आपने कहा चलो सर, चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट काइट। काइट की बात करते हैं। अब काइट क्या होती है? काइट मेरा फेवरेट फिगर है। तुमने कहा क्यों, स्क्वायर नहीं है? मैंने कहा नहीं। क्या सबके अंदर ना ये सब चीज चलती है? अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, अपोजिट साइड में बड़ी बातें करी गई है। काइट एकमात्र ऐसा फिगर है जो एडजेसेंट साइड के ऊपर फोकस करता है। काइट की डेफिनेशन यही होती है, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पैरेललोग्राम से कोई लेना देना नहीं है इसका। पैरेललोग्राम फैमिली छोड़ा है, हम वो गलियां भूल चुके हैं अभी जस्ट। ठीक है, अब काइट इंडिविजुअल फिगर है। मैंने वो फिगर दिखाया था ना स्पेशल क्वाड्रिलेटरल वाला, वो लास्ट स्लाइड में फिर रखा है मैंने ताकि मैं रिकॉल करा सकूं, उसमें समझाऊंगा। Kite is a quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal। आप ढंग से देखो, अपोजिट की बात नहीं हो रही, इन दोनों की नहीं हो रही, इन दोनों की हो रही है, इन दोनों की हो रही है क्या नहीं है? तो AB BC के बराबर कट दिख रहा है, AD DC के बराबर डबल कट दिख रहे हैं, समझ में आ रहा हो? तो भैया अपोजिट साइड बराबर है। पतंग उड़ाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। कोटा में तो बड़ा मजा आता है साहब, कुछ भी कह लो आप, है ना। हमारे कोटा में, पुराने कोटा में बहुत प्यारी संक्रांति बनती है, मतलब पतंग उड़ने से पहले कट गया, इतनी सारी पतंगें होती हैं आसपास में। घर में उड़कर क्या ऊंचे नीचे पुराने कोटा में, तो कौन किसकी सबसे काटे था पता नहीं पड़ता। कॉलोनी में तो क्या लगभग सब लेवल होते हैं तो दिख जाता है कौन किसको काट रहा है। पुराने कोटा में पता नहीं पड़ता, तो वहाँ बड़ा मजा आता है पतंग उड़ाने में। पर पतंग की शेप में कभी हमने सोचा नहीं था ऐसा होता होगा, है ना। एग्जैक्टली काइट जो है शेप की नहीं होती है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट हाँ आपके काइट का ज्योमेट्रिकल शेप ऐसा होता है। फिर आप इसको खींच के चौड़ा कर सकते हो, वो तो फिर स्ट्रेचिंग हो सकती है, बट प्रॉपर्टी सेम होती है कि एडजेसेंट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। ये उसमें भी रखा जाता है। जो काइट्स बनाते हैं, कभी उनसे बात करिएगा। पुराने कोटा में काफ़ी ज़्यादा काइट्स बनती भी हैं, राइट। तो वहाँ पर मैंने बात करी भी है उनसे। तो ये होता है, ये मार्जिन रखे जाते हैं, ठीक है।
तो घरों घरों में पतंगे बनती हैं। तो आप देखना, बेसिकली उनको ये नहीं पता होता कि एडजस्टेंट क्या होती है, पर उनको पता होता है कि इस इलाके को बराबर रखना है, इसको बराबर रखना है, ये उनको पता होता है वर्कर्स को जो होते हैं। वो जो स्टिक्स होती है ना जिससे वो काट के पतंग बनाते हैं, बेसिकली जो इसका फ्रेम होता है, बेसिकली वो फ्रेम ऐसे ही बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप ये चीज़। तो आप देखेंगे सर काइट के अंदर क्या होता है, एडजस्टेंट जो साइड्स होती हैं, एडजस्टेंट साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती है लेंथ में, एडी और डी से आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रॉपर्टी है ये, एक प्रॉपर्टी भी एक तरीके की, डेफिनेशन इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, बट आपको बताना हो तो ऐसे बताओगे। जैसे पैरेललोग्राम की डेफिनेशन अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अब चारों साइड बराबर है वो भी पैरेललोग्राम होता है, पर वो डेफिनेशन दे सकते हो बट डेफिनेशन नहीं है ना। जनरल डेफिनेशन हमने एक बना रखी है कि अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, उसके अगर आप तो 50 तरीके से डिफाइन कर सकते हो, वो बात नहीं है ना। तो ये जनरल डेफिनेशन है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, मैंने कहा ना जो आपकी डेफिनेशन है वही आपकी प्रॉपर्टी भी है कि ए बी बी सी के बराबर और सी डी डी ए के बराबर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कौन से वाले इक्वल होंगे, ऑब्वियसली बात है कि भैया ये थोड़ा सा ऐसा खुला हुआ, ये पतला है, तो ए तो डी के बराबर, बी तो डी के बराबर नहीं होने वाला, तो आपके ऑब्ट्यूस एंगल ही बराबर होंगे, जो मैंने कलर कर रखे हैं ऑरेंज से, है कि नहीं है, ये ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसमें कौन सा पेयर बराबर होगा ये ध्यान रखना है, एक पेयर बराबर होता है बट ऑब्ट्यूस होता है। दिमाग वाली बात है यार, जो सामने वाले एंगल है एक्यूट एंगल से बी और डी, एक्यूट क्या होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, वो तो बराबर नहीं होने वाले, तो आपका एंगल ए ही एंगल सी के बराबर होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, अगर लेक्चर थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो इसको, बाकी टीचर्स ये बोलते हैं 1.25 पे देखो, मैं बोल रहा हूँ 0.9 पे या 0.95 पे देखना, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। फास्ट बोलते हैं अपन, जोश में पढ़ेंगे थोड़ा सा। वैसे मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो स्पीड मेरे हिसाब से तो नॉर्मल होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं कर रहे यार, है ना। अपन एक तरीके से काइंड ऑफ वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, स्लोली करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है क्या नहीं है। एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है। तो आप देखो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, ऑब्ट्यूस एंगल है, समझ में आ गया कौन सा एंगल है बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल का पेयर आपका बराबर होगा। सबसे बड़ी जो अच्छी प्रॉपर्टी मेरे को लगती है वो ये है कि इसमें डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती, बड़ी डायगोनल छोटे वाले को बाइसेक्ट करती है। डायगोनल्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सबसे पहली बात तो ए सी बी डी के परपेंडिकुलर है, और लास्ट प्रॉपर्टी जो है कि लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल। भाई डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, वो होना भी था, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो एक दूसरे के बीच में अलाइन होंगे ही होंगे, ये कंपलसरी बात है, ये अलाइन होंगे और ये परपेंडिकुलर बैठेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्यों होगा, बट ये आपको समझ में आएगा आगे जाके, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर थे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ब्यूटी वाली बात है कि बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले को, देखो ना बीडी जो है वो एसी बैठा हुआ है, बीडी आके काट के चला गया दो पार्ट में, तो आपका कौन किसके बराबर होगा, अगर ये पॉइंट का नाम मैं ओ दे दूं तो AO इज इक्वल्स टू CO, है ना। तो AO CO के बराबर होगा। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। तो आप देख सकते हो लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल, तो आपका जो BD है वो बाइसेक्ट करेगा AC को, तो AO इज इक्वल्स टू CO। तो डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं, बड़ा छोटे को बाइसेक्ट भी करता है। ये काइट की प्रॉपर्टीज है, छाप लो जल्दी से, सारी प्रॉपर्टीज को एक ही जगह पर लिख रखा है अपन ने, ठीक है ना बच्चों, डाउट तो नहीं है कुछ। चलिए आगे चले। आपने कहा चलो सर, अब आपके लास्ट के दो फिगर रह गए, इसमें से पहला फिगर तो है कौन, ट्रेपेजियम। पहला फिगर कौन है बच्चों, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। तो दूसरा कौन है, दूसरा होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यही दो फिगर रह गए हैं, राइट। तो भाई ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम की बेसिक डेफिनेशन है सिर्फ वन पेयर, दोनों पेयर अगर पैरेलल हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम ही हो जाएगा। ये कहता है a trapezium is a quadrilateral in which one pair, exactly one pair क्या हो, अपोजिट साइड्स के पैरेलल हो। ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। इस पर सीधी सी बात है, EF और GH, इस क्वाड्रिलेटरल में EF और GH सिर्फ दो जो साइड्स है, यानी कि एक पेयर ऑफ साइड्स है वही पैरेलल है, दूसरा पेयर ऑफ साइड्स नॉन पैरेलल है। बस इतनी ही आपकी डेफिनेशन होती है पैरेललोग्राम इसकी, ट्रेपेजियम की। प्रॉपर्टी के नाम पे देखोगे अगर आप तो एक ही चीज़ है क्या, कि EF GH के पैरेलल है, ठीक है। प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाँ, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, EF पैरेलल टू GH ये होता है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर ऑफ साइड्स ही क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, दैट इज EF पैरेलल होगा GH के। क्या आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, हाँ सर आ गई, ठीक है।
अब इसमें जो साइड्स पैरेलल होती है उनको तो अपन कहते हैं बेस, क्योंकि बेसिकली आपने जीएच पे टिका रखा, उल्टा रख दूं तो मैं ईएफ के ऊपर भी इसको रख सकता हूं, तो इसी के ऊपर जनरली ट्रेपेजियम को रखा जाता है, तो ये तो बेस कहलाते हैं। जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है उनको अपन कहते हैं लेग्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिस क्या होंगे, बेसिस दैट इज EF एंड GH, EF एंड GH तो क्या कहलाएंगे, बेसिस, और जो लेग्स हैं वो क्या कहलाएंगे आपकी, EG एंड FH, ठीक है। तो EG और FH क्या कहलाएंगे आपके, लेग्स कहलाएंगे। सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा ऐसा सर्दी लग गई इसको तो ये फैल गया है ना, तो EG और आपका जो FH है ये क्या कहलाएंगे बच्चों आपके, ये आपके लेग्स कहलाएंगे। तो ये आपका ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बाकी दो जो साइड्स हैं जो कि नॉन पैरेलल है वो नॉन पैरेलल ही रहेंगी, इसमें कोई प्रॉपर्टी वाली बात नहीं है। इसमें एक बात ध्यान रखना, मैं एक बात आपको कह देता हूँ, जैसे मैंने बोला पैरेललोग्राम ABCD, तो आपको पता है कि ABCD कंटिन्यूस पैरेललोग्राम है, तो क्या अपोजिट साइड है, क्या एडजेसेंट है। ट्रेपेजियम में एक प्रॉब्लम आपको आएगी और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा कहता है कि EFGH एक ट्रेपेजियम है या EFHG एक ट्रेपेजियम है, इसमें कहीं ये पता नहीं पड़ रहा कि कौन सी साइड पैरेलल है। मेरी बात समझना, मैं कहाँ टच कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी फिगर ट्रेपेजियम बोलते हो तो आपको बताना पड़ेगा, यू हैव टू गिव विच साइड इज पैरेलल टू विच साइड। You have to tell that which two sides are parallel। अगर आप कभी भी ट्रेपेजियम को बताते हो, आप कहते हो कि ABCD ट्रेपेजियम है, EFGH ट्रेपेजियम है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया ABCD या EFGH के अंदर कौन किसके पैरेलल है, क्योंकि हमें नाम से नहीं पता पड़ रहा भाई। यहाँ पर अगर EGHF के पैरेलल होता तो क्या कर लेते, नाम से पता पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था। तो ये ध्यान रखना, ये एक बात ट्रेपेजियम में अभी तक किसी फिगर में दिक्कत नहीं आई होगी आपको, क्योंकि ABCD वगैरह में पता पड़ जाता। अच्छा, पिछले फिगर में भी एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो चीज बता रहा हूँ काइट के साथ भी है। अगर मैं बोलता हूँ ABCD एक काइट है, तो मुझे बताना पड़ेगा ABBC वाली एडजेसेंट साइड इक्वल है। गलती से ये भी तो भाई AB और AD भी तो एडजेसेंट है, मेरी बात समझना, यहाँ भी है ये बात भाई, कौन सी दो एडजेसेंट साइड इक्वल है, ABBC और ADDC। हमें सपने तो नहीं आ रहे। अगर आप बोल दोगे ABBC तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ AD और DC बाकी की दो एडजेसेंट है, बट अगर आपने सिर्फ ABCD काइट बोला, फिगर नहीं दे रखा और बता भी नहीं रखा, तो मैं तो ये भी तो समझ सकता हूँ कि भाई हो सकता है AB और AD आपस में इक्वल हो, ये भी एडजेसेंट है। तो ये ध्यान रखने की बात है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, आपका शायद ध्यान भी नहीं गया होगा इन बातों पे, बट मेरा जाता है तो बता देता हूँ कि भैया आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ EFGH के पैरेलल है, तो बोलनी पड़ेगी ये बात, ठीक है। तो दिस वाज ट्रेपेजियम। अब अपने अंतिम फिगर पे आते हैं आज के लेक्चर के, वो है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस क्या होता है, ट्रेपेजियम नाम दे दिया तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, उनमें कुछ रिलेशन होगा। ट्रेपेजियम नाम बोल दिया तो मतलब जो पैरेलल साइड्स हैं वो तो पैरेलल होंगी, यानी कि इसमें भी, इस क्वाड्रिलेटरल में भी एक पेयर ऑफ साइड तो क्या होगा, पैरेलल होगा। बात होती है नॉन पैरेलल साइड्स की, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है बच्चों, नॉन पैरेलल साइड्स के अंदर भी, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स के अंदर भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो अगर XYZW एक ट्रेपेजियम है तो आपका XYWZ के पैरेलल है, ये बताना पड़ेगा पहले तो। तो यहाँ पर आपका XY तो क्या होगा, WZ के पैरेलल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ दैट आई कैन राइट दैट XY इज पैरेलल टू WZ। ये तो आपको पैरेलल मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है सर, ये अगर आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो जो नॉन पैरेलल साइड है उसमें आपकी वो भी इक्वल होंगी, यानी कि यहाँ पर आपको XY भी किसके बराबर, XW किसके बराबर मिलेगा, YZ के। तो सर XYWZ के पैरेलल है, ये आपको बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, XWYZ के इक्वल आएगा, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं, राइट। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की, पहली प्रॉपर्टी, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। आपकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं XY और WZ, सॉरी XW और YZ, ये आपकी लेंथ में इक्वल होंगी, जो कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी की जो डायगोनल्स हैं वो भी यहाँ पर इक्वल होती है, और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनके बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। भाई देखो, ट्रेपेजियम में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों साइड्स को इक्वल करा, इसकी मदद से क्या हो गया, आपका जो डायगोनल्स हैं ये भी क्या आ गए, लेंथ में इक्वल निकल के आ गए, है कि नहीं। और क्योंकि लेंथ में इक्वल है तो भैया आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये बेस एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, यानी कि XY के बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। समझ में आ रही है बात।
तो अगर मैं बेस एंगल की बात करूं तो ये दोनों बेस एंगल बराबर है, आपके डायगोनल्स भी इक्वल में मेजर में इक्वल होती हैं, यानी कि जो है वाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, और जो आपकी नॉन पैरेलल साइड है वो तो इक्वल होंगी। बेसिकली एक्स वाई डब्ल्यू और एक्स जेड वाई को पकड़ो, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो क्या? आपने कहा दोनों लेंथ में बराबर है, एक्स जेड क्या डब्ल्यू वाई के बराबर है और एक्स वाई कॉमन है, तो उससे ये जो एंगल है ये इसके बराबर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? छाप लो। तो सर हमने 7 फिगर्स पढ़े। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। रोम्बस में 2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं कि सर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होंगी लेकिन चारों साइड्स बराबर होंगी और डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगी। और आपका उसके बाद आता है रेक्टेंगल में फिर 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है, चारों एंगल 90 डिग्री के और डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होते हैं। और उसके बाद स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर 4 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है। पहली प्रॉपर्टी कहाँ से कॉपी करी? रोम्बस से, चारों साइड्स इक्वल होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी कॉपीड होती है रेक्टेंगल से, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कॉपीड होती है किससे बच्चों? वापस रोम्बस से, आपकी जो डायगोनल से वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगी। और चौथी प्रॉपर्टी कॉपीड होती है रेक्टेंगल से, डायगोनल्स लेंथ में भी इक्वल होती हैं। चारों बातें समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा काइट के अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। बड़ी डायगोनल छोटे वाले को बाइसेक्ट करेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। बड़ी डायगोनल छोटे को बाइसेक्ट करेंगी, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी। और इसके अलावा जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला अपोजिट पेयर है वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। फिर ट्रेपेजियम के अंदर सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और उसके बाद लास्ट फिगर है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यहाँ पर क्या होता है? एक पेयर ऑफ साइड तो आपका पैरेलल होगा, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो लेंथ में इक्वल होती है। उसका आउटकम क्या निकल के आता है? 2 बातें। पहली तो ये कि डायगोनल भी लेंथ में इक्वल होती है और जो बेस एंगल होते हैं जैसे कि एक्स वाई और डब्ल्यू जेड, बेस बोला जाता है जिस पे आप फिगर को खड़ा कर सको। जैसे भी एक्स वाई पे खड़ा है, इसको डब्ल्यू जेड पे भी अपन खड़ा कर सकते हैं। नोट कर लेंगे जल्दी से, इसको पॉज करो और छाप लो, ठीक है। तो ये अपना क्वाड्रिलेटरल पूरा समाप्त हुआ। बहुत लंबा लेक्चर था लेकिन इसमें 6, 7, 8, 9 चारों क्लासेस के सारे कंसेप्ट अपन ने कवर कर लिए, ठीक है। आप किसी भी क्लास में हो, ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी जो लेक्चर मैंने मेंशन करे हैं उसके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको। चलिए अब मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मैंने आपको पहली स्लाइड क्या पढ़ाई थी? स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर टोटल 7 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो जिस ऑर्डर में पढ़ा है उसी ऑर्डर में याद रखना। पैरेललोग्राम फैमिली अपने आप में अलग होती है। पैरेललोग्राम क्या है? कार का बेस मॉडल है, ठीक है। रोम्बस और रेक्टेंगल स्क्वायर क्या है? टॉप मॉडल है। तो बेस मॉडल में जो मिलेगा वो तो बाकी के मॉडल्स में आना ही है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टीज है वो बाय डिफॉल्ट रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर की होगी। रोम्बस की अपनी 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है, रेक्टेंगल की अपनी भी 2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा होती हैं और स्क्वायर के पास 4 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा होती हैं। बेसिकली रोम्बस और रेक्टेंगल का हाइब्रिड होता है कौन? स्क्वायर। फिर अपना काइट आता है। काइट मेरा फेवरेट फिगर है, क्यों? क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड्स की बात होती है। फिर ट्रेपेजियोइड के बाद आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो टोटल ये 7 फिगर होते हैं। यही आपका पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने पॉलीगन से लेके क्वाड्रिलेटरल तक सब कुछ खत्म कर लिया, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड था। तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आई तो अपन एक कोड पढ़ते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। क्या लिखा हुआ है? द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। ये हमारे टीचर भी कहते थे कि जितना कागज खराब करोगे उतनी मैथ समझ में आएगी। सही बात है। अब कागज को क्रश करके नहीं फेंकना, अपने को इसको फॉलो करना है थोड़ा सा। जितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को लिखोगे, जितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को आप बार बार रिकॉल करोगे वो याद रहेगा। इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैंने बताई थी, ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जिस फॉर्मूले को आपने जिस ऑर्डर में याद कर लिया उसी में याद रखेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था अपन ने? काउंटिंग। आपको काउंटिंग इसलिए याद रहती है क्योंकि आपको पता है कि 10 के बाद 11 ही आता है। अगर आपको रैंडमली नंबर्स याद करवाए जाए तो आपको 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग भी याद नहीं रहेगी। ये सही बात है, समझ रहे हो? तो जिस ऑर्डर में मैंने पढ़ाया है उसी ऑर्डर में आप नोट्स बनाएं, लाइफ लॉन्ग उसी में याद रखेंगे। आगे से आप जो भी फॉर्मूले बनाएंगे एक फॉर्मूला कॉपी बना लो। जिस ऑर्डर में आपने आइडेंटिटीज लिखी हैं उस ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। अगर कोई आइडेंटिटी याद नहीं है तो नंबर खाली छोड़ दो, ठीक है। 10 आइडेंटिटी है, आपको नहीं आ रहा 5th नंबर पे क्या, वो 5th एम्प्टी रहेगा। फिर आप 6 नंबर की आइडेंटिटी पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका फॉर्मूलेज याद रहेंगे। तो इसी नोट पे अपन विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना है और अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करेंगे। तो पर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।